देखिए, हमारी जमहूरी पार्टी जमहूरी नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो कोर कमांडर्स जो बैठे हुए हैं 12, 15, 16, 20 और जो जर्नल्स हैं, ये हमारे जमहूरी होंगे? और ये इन चीज़ों के बारे में कोई वक़्त रखते होंगे, इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अवाम क्या चाहती है और अवाम की राय क्या है। जब आपको लगता हो कि आपको पता है कि कौम के हक़ में बेहतर क्या है और आप इस पूरी कौम को भेड़-बकरियाँ, रेवड़ की तरह ट्रीट कर रहे हो और आपको लगता हो कि 24 करोड़ नहीं जानते कि इनके लिए क्या बेहतर है और आपको पता नहीं कि हम इन 24 करोड़ को किस बड़ी आफ़त से बचा रहे थे। देखिए, या तो आप उस मैदान में ना घुसें, तो कोई पूछेगा नहीं आपसे आपने वो मैदान फ़तह किया कि नहीं किया। मगर अब ये घुस गए हैं और पूरी दुनिया को पता है, हमारे एलाइज़ को भी पता है कि ये पूरा कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं। अब वो पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, आवाम इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ इनको हॉन्ट करेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। इसलिए इस मुल्क में फ्रॉडिये भी बहुत कामयाब हैं और ज़्यादा कामयाब हैं। कुछ तो आपकी पॉडकास्ट से बड़े कामयाब हुए हैं। तो ठीक है। नहीं सर, आप हम उनको भी ये पता है कि वो जो जेल के अंदर बैठा है उसने कौन सा आके नेल्सन मंडेला की तरह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करनी है और सबको माफ कर देना है। उनको ये भी खतरा है अपने मुस्तकबिल की जेलों से और मुस्तकबिल के ट्रायल से, क्योंकि ये साइकिल फिर रिपीट होगा। आप और मैं बैठे होंगे और शायद किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले के हक में बात कर रहे होंगे, जब खान साहब हुकूमत में होंगे और वो जेलों के अंदर होंगे और हम बोलेंगे उनका ट्रायल बड़े गलत तरीके से हो रहा है। ये ज्ञान डालते रहेंगे, हम बैन डालते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही हमारे प्यारे भाई जिब्रान नासिर साहब हैं। उन्होंने दोबारा ज़हमत की और हमने देर भी कर दी उसके अंदर। अभी चाय का कप भी उनका नहीं आया, लेकिन चीज़ें ज़्यादा नहीं हुई जिब्रान भाई, लेकिन जो हैं वो बहुत ही मैग्नीट्यूड के एतबार से बहुत भारी चीज़ें हैं। और पहली बात से शुरू कर देंगे जहाँ से एक पॉपुलर पब्लिक फिगर्स का अरेस्ट किया जाता है, ईमान मज़ारी साहिबा और उनके हस्बैंड हादी अली चट्ठा साहब का। और लीगल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ के लिए वो अदालत में आवाज़ भी उठाते हैं और मच टू द शिग्रिन हमारी पाकिस्तानी स्टेट की। तो आपका सीन में एंट्री ज़रा इस तरह से होती है कि आपका एक पूरा दौर गुजरा है एक्टिविज़म का, और उसके अंदर भी आपने बहुत फ्रंट से लीड किया है और अपने आप को स्टोरी नहीं बनने दिया और अपने आप को केस नहीं बनने दिया। और उसके बाद आप सियासत में आए, इसको लेके आपको रियलाइज़ हुआ कि शायद इंतखाबी सियासत ही इसका हल है। तो अब आप उसी तर्ज पे वो चल रहे हैं और मेरे ख्याल में नौजवानों की आवाज़ की किस्म की आप वो बन जाते हैं, उसके आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। और अभी आपने रिसेंटली बहुत ही खौफ के माहौल में एक बड़ी आपने ख़ुद बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट्स दी हैं, जिन्होंने लोगों को बड़ा डरा दिया, हिला दिया कि यार ये तो बड़ी डायरेक्टली बात कर रहे हैं रियासत के मसाइल के बारे में और जिस तरह से हैवी हैंड के साथ कानून के साथ डील किया जा रहा है। इसके बावजूद के जिस तबके को आप रिप्रेजेंट करते हैं, बाएं बाजू के तबके को जनरली हम अज्यूम कर लेते हैं, उसके अंदर एक कंप्लेसेंसी आ गई है कि देखो हमारे टाइप की आ चुकी हुई है एक हाइब्रिडाइज रजीम, या हमारे टाइप की बातें मानी जा रही हैं, या टीएलपी पे सख्ती हो रही है वगैरह। हमारी लास्ट टाइम भी गुफ्तगू हुई थी। तो आप उसके बावजूद बार बार आइडियोलॉजिकल लाइंस पे आगे कर रहे हैं। क्या आपको एनिमेट कर रही है चीज़ जो आपने ये स्टेटमेंट्स दी, और फिर आप इस सारे पस मंज़र में कैसे देखते हैं जो माहौल क्रिएट हो गया? देखिए जी, ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है और क्यों हुआ है ईमान और हादी के साथ, ये तीनों बातों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। मगर इसका जो आउटकम है वो वाज़ेह है कि आपने एक डर का माहौल पैदा करना है और आपने लोगों को बावर कराना है कि आप चाहे कितने भी रिकग्नाइज हों पाकिस्तान में या इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड हों, आपकी जितनी चाहे सोशल मोबिलिटी क्यों ना हो, वी विल कम आफ्टर यू एंड वी विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। और हम आपको लंबी लंबी सजाएं भी सुना देंगे और आपको जो भी लगता है कि एक जूरिस्प्रूडेंस है, एक क्लैरिटी है क्रिमिनल लॉ के अंदर, कोई भी जजेस अपने राइट माइंड में इस तरह के फैसले नहीं देंगे, ये सब आपकी खाम ख्याली है। तो जब डर का शदीद माहौल, और ये चीज़ ये आज की नहीं है, ये जब पीटीआई की सबके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो खास तौर पे जो पीटीआई की खवातीन रहनुमा हैं, जिनमें से आज भी कई काफ़ी अलालत के बाद भी और अलील रहने के बावजूद और बड़ी उम्र में होने के बावजूद, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो अपनी इनकार्सरेशन सह रही हैं। उससे पहले खदीजा शाह साहबा के बारे में कहा जाता था दैट शी इज फ्रॉम, जिसको हम कहते हैं ना, मिलिट्री ब्राड फैमिली के दादा और नाना और पता नहीं उनके जो बड़े हैं वो आर्मी चीफ के लेवल तक गए हैं, बट उनको भी कोई लीनियंसी नहीं मिल रही। और ये भी इसलिए किया जा रहा है ताकि सबको एक पैगाम दिया जाए कि जी ऐसा ही होगा। अच्छी बात है वो जो भी थी, बट मेरा मानना हमेशा ये कि सबसे ज्यादा बोलने की जरूरत अब होती है जब डर का माहौल बहुत ज्यादा हो और आपको लगे कि शायद इतराफ में जो लोग नॉर्मली बोलते थे वो अब बोलना बंद कर देंगे। मैं अमूमन उन टॉपिक से भी नहीं बोलता
जिन टॉपिक के ऊपर हर कोई बात कर रहा हो और खुल के बात कर रहा हो। मुझसे अक्सर एक वक्त में कहते थे हमारे मुत्तहदा के दोस्त, जब अल्ताफ हुसैन का बहुत बोलबाला था, कि जी आप महाजनों के लिए नहीं बोलते। तो मैंने कहा यार, अल्ताफ हुसैन के होते हुए किसी को क्या जरूरत है बोलने की? आप तो एक कॉल के ऊपर शहर बंद करा देते हो आधे घंटे में। तो मेरी आवाज की आपको कमी महसूस हो रही है। इसी तरीके से और इश्यूज हैं मुल्क के अंदर सियासत के हवाले से, जिसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को खुल के इजाजत थी बात करने की, या कोई ना कोई उस प्लेटफॉर्म को लिए हुए संभाले हुए था। जब मुझे लगता है कहीं कोई खला पैदा हो रही है, जैसे मैं जितना अब हमारे जो दोस्त है जिनका एमकेएम लंदन से ताल्लुक है, उनकी अबडक्शंस के बारे में या उनके खिलाफ एमपीओस लगता है या उनकी इन्फोर्स अपीयरेंसेस होती हैं, एफआईआर होती हैं, मैं बोलता हूँ, पहले नहीं बोलता था, क्योंकि अब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। एमकेएम पाकिस्तान तो वैसे ही नहीं अब बोल पाती, उनके हाथ में कुछ है नहीं, और एमकेएम लंदन को आपने वैसे ही बैन कर दिया है। तो सिमिलरली ये जब आपने देखा कि यार कुछ भी हो जाए, ये वकला के खिलाफ तो ये क्रैकडाउन नहीं करेंगे, और फिर जो बास का भी रद्द अमल है जो बहुत ही स्कैटर्ड है, कोई बहुत यूनाइटेड फ्रंट बास ने नहीं दिखाया है, तो ऐसे माहौल के अंदर जरूरी है कि आप बोलें और आप डायरेक्ट बात करें, ताकि आप थ्रू एग्जाम्पल किसी को इंस्पायर करें। आप बस दावा ना करें कि जी सच बोलो, बोल के लब आजाद हैं तेरे। आप वो जुमले जो आप चाहते हैं कि लोग बोलें, वो जुमले आप खुद अदा करें। तो मैंने कर दी आज छोटी मोटी तकरीर 2 दिन 3 दिन पहले, जिसकी वजह से आपने मुझे आज समझा कि दोबारा थोड़े वायरल हो गए तो मधु कर लेते हैं। जी आपने भी बिल्कुल, आपने भी समझ लिया। नहीं, जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। वो ये कि इन मौके असल में बात क्या है कि आपने भी बात की साइकिल की, कि जहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो फिर न्यूज़ साइकिल वहाँ पे उसको मूव करना चाहिए, उसको वहाँ पे फोर्स करना चाहिए कॉन्वर्सेशन को कि वहाँ लेके जाया जाए। तो हमें भी यहाँ पंजाब में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए ये महसूस होता है कि सर बंदे इतने ही हैं गिने चुने, आपको बार बार मधु कर लिया हमने, जो फिर दोबारा बुला लिया। वो वायरलिटी से बढ़ के ज़्यादा ये पहलू है कि यार अब किसको बुला के कहेंगे चलो भाई इस बात पे ज़रा कुछ इसमें रोशनी डाल दो, क्योंकि एक स्टेनोग्राफर्स का एक पूरी एक जमात खड़ी हो गई है, एक पूरी एक सफ़ खड़ी हो गई है। उसमें सहाफ़ी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो लोग हैं जिनको थिंक फेस्ट पे बुलाया जाता है, बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल से बुलाया जाता है, बड़े बड़े एकेडमिक सर्कल्स में उनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई हैं, शीवनिंग और किस्म की रोड्स वगैरह वगैरह। वो शायद डर की वजह से या कॉम्प्लेसेंसी या इवन कलूजन की वजह से उनको कन्वीनियंट लग रहा है कि इस वक्त स्टेट जिस तरह ऑपरेट कर रही है वो मेरे वर्ल्ड व्यू के साथ अलाइन करती है या मेरी पर्सनल वो कन्विक्शन से अलाइन करती है, तो उस सफ़ में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं रहते। और हमारे यहाँ जो मजहबी तबका है, जिस तरह हम हैं कंजर्वेटिव, ज़रा एक प्लेटफॉर्म पे आप लोग मानते हैं इसको, हमारे लिए स्पेशली मुश्किल होता है क्योंकि मजहबी तबकात इन मौज़ूआत को छेड़ते ही नहीं हैं। तो ये जो वैक्यूम आपको महसूस हो रहा है, आपने कहा कॉन्वर्सेशन को वहाँ पुश करना बड़ा ज़रूरी है। आप फील करते हैं कि इस वक्त जो है वो वहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आता कि स्टेट जैसे फ्रॉम अ प्योरली सिनिकल स्टैंड पॉइंट जैसे इनकॉम्पिटेंटली भी बिहेव कर रही है। यानी इसमें अगर हासिल वसूल ये था कि लोगों में खौफ का आलम फैले, तो आप हों या और चंद जैसी आवाज़ें हों, वो उठ के फिर लोगों के अंदर, चाहे वो ज़ाहरी तौर पे खौफ का इजहार कर रहे हो, लेकिन अंदर से तो वो गालियाँ ही दे रहे हैं, या वो एक क्रिटिकल मैस अचीव करना चाह रहे हैं कि चलो जैसी हमें कोई स्पेस मिलेगी तो हम वहाँ पे फैल जाएंगे। अच्छा, आप ये पहले बात कर रहे थे कि भाई गिने चुने लोग ही हैं इसलिए हम आपको मदऊ कर लेते हैं। आप ये देखें ना कि रियासत की अपनी कैलकुलेशन, कि जितना आपने क्रैकडाउन किया, आपने काफी ऐसे लोग जिनको आप कह रहे हैं जिनका तारुफ नहीं था या जिनको लोग नहीं जानते थे या जिनकी पजीराई नहीं थी, उनको आपने आइकॉन्स बना दिया है, उनको आपने रेजिस्टेंस का आइकॉन बना दिया। और मैं
ईमान या हादी की बात नहीं कर रहा, जो मेरे ख्याल में पिछले 4-5 साल से बहुत रेगुलरली उनका काम मीडिया ने कवर किया है, खासतौर पे इन्फोसिस अपीयरेंसेस पे जो उन्होंने काम किया है इस्लामाबाद में, और अभी रिसेंटली जो पिछले 1 साल पूरा महवर बना रहा गुफ्तगू का, जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के हवाले से लिटिगेशन पूरी चल रही थी। बट पीटीआई के हवाले से आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान जो कि कोई सेंट्रल लीडर्स नहीं थे, उनकी आज किसी पीटीआई के एमएनए एमपीए से ज्यादा फॉलोइंग है, उनकी बात का वजन है, उनको लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं। हाँ, वो बात अपनी जगह सही है कि जी जो भी इमरान के साथ खड़ा होगा, पीटीआई वाले जाके उनके साथ खड़े हो जाएंगे, वो इमरान साहब की शोहरत है जो डेरिवेटिव बाकियों के अंदर बढ़ती है। मगर बात नहीं ये कि उन्होंने भी तो अपनी रेजिस्टेंस से, चाहे वो एफआईआर हो, चाहे वो कालकोटरी हो, चाहे वो अब्डक्शन हो, उन्होंने वो काट के अपना लोहा मनवाया है। आप उनके व्यूज से, उनके एक्यूमेंट से, उनकी इंटेलेक्चुअल डेप्थ से या उनके पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से, इन तमाम चीजों से आप किसी भी इंसान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं। मगर जो आप चीज नहीं कर सकते वो ये है कि लोगों को ज्यादा रोल मॉडल्स और आइकॉन्स मिले हैं इस रेजिस्टेंस और प्रेशर के नतीजे में, और वो इसलिए मिले क्योंकि उन लोगों ने वो रेजिस्टेंस और प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया है। जो लोग आपको कलूट करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो कलूट कर रहे हो, चाहे वो उनका अपना बायस हो या उनकी कंप्लेसेंसी हो, जरूरी नहीं कि बदयांती ही हो, वो वक्त के साथ साथ जो है अपने आप को रिडंडेंट कर देंगे और वो अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, अनटिल एंड अनलेस दे बेनिफिट फ्रॉम द फैक्ट कि वैसे इस कौम की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो हम 6 महीने बाद दोबारा से एक कम बैक करेंगे और एक डिफरेंट अवतार में करेंगे, और हम सडनली जो है वो एवरीथिंग डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग डेमोक्रेटिक के दाई बन जाएंगे। जैसे बहुत सारे माजरत के साथ हमारे सहाफी दोस्त जो हाइब्रिड रिजीम के दाई थे 2018 से लेके 22 तक, वो आज इस बात को पढ़ाते और समझाते हैं कि जमहूरियत क्या होती है। मसला तो ये कि आप खुद डसे हुए हैं, इसलिए सडनली आपने स्कूल ऑफ थॉट चेंज किया। अच्छा, मैं इन मुफक्करीन को और इन एनालिस्ट को और इन सहाफियों को उनसे डिफरेंट गिनता हूं जो पीटीआई का वर्कर है, क्योंकि जो पीटीआई का वर्कर था उसकी तो पहले भी एक ही ऑब्जेक्टिव था, पीटीआई के साथ वफादारी, और अभी भी एक ऑब्जेक्टिव है पीटीआई के साथ वफादारी। तो पीटीआई जिस डायरेक्शन में भी जाए, वर्कर है तो उस डायरेक्शन में जाना है। मगर जो बड़े बड़े सहाफी और एनालिस्ट है जो अब बताते हैं कि नहीं अब जमहूरियत की जरूरत है, और उस वक्त कहते थे कि जी हाइब्रिड रिजीम जिंदाबाद, वो तो अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे थे, वो तो एक मखसूस उस इक्वेशन के अंदर वेस्टेड थे। तो ये तो नहीं कह सकता कि वो किसी पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर बाउंड थे इसलिए उनको वो सांस देना पड़ा था, वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी उनके पार्ट के ऊपर। तो अभी भी जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी दिखा रहे हैं, वो दोबारा दिखा के आने वाले टाइम में बेनिफिट ले लेंगे और सडनली दिखाएंगे कि हम तो शुरू से ही प्रो डेमोक्रेटिक थे कि नहीं थे। ये देखिए, ये थिंक फेस्ट ने कभी ना कौम की कोई तकदीर ना ये लिट फेस्ट ने लिखी है ना लिखेगा, ठीक है। यहाँ से नहीं निकल के कोई आपकी कोई अवाम की कैंपेन या एक पैनल हो गया और अवाम निकल के आगे जी अलहमरा से सड़कों के ऊपर बाहर के जी इनकलाब हम लेके आ रहे जो कि हमने 1 घंटे फलाने की तकरीर सुन ली। ऐसे तो चेंज वैसे ही नहीं आने वाला ना, तो इसलिए इनको आप सर पे सवार मत करें। हर एक की अपनी अपनी ऑडियंस है, जिनको आप बिल्कुल पसंद भी नहीं करते या समझते हैं कि उनके व्यूज बड़े प्रॉब्लमैटिक हैं, वो भी 300-400 लोगों का ऑडिटोरियम भर लेते हैं, और उनको भी उतना ही बंदा बैठ के तवज्जो से सुनता है जितना आपको सुनता है, और उनके भी उतने ही लगभग आगे पीछे फॉलोअर्स होंगे पॉडकास्ट पे, यूट्यूब पे जितने आपके होंगे। एवरीबडी हैज देयर ओन ऑडियंस, ठीक है। कहने का मकसद है एवरीबडी हैज देयर ओन ऑडियंस एंड एवरीबडी इज केटरिंग टू देयर ऑडियंस। और पाकिस्तान में बहुत डाइवर्सिटी है, और शायद बहुत सारे लोगों को उनके व्यूज देख के लगता होगा कि नहीं कोई इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है, और ये बहुत प्रैग्मेटिक और रियलिस्ट बात कर रहे हैं। इशू जो है ना दरअसल वो ये है कि हम में से कोई भी जेन्युइनली जमहूरियत में बिलीव नहीं करता। हम में से तमाम लोग जो बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं कि ये मुल्क जो है, जिस तरह से मैं इस मुल्क को देखना चाहता हूं, उस सांचे में ये मुल्क ढल जाए। अगर वो कोई इनलाइटेंड मॉडरेशन का नारा लगा के जर्नल डिक्टेटर काम कर सकता है तो उसको हम जिंदाबाद कहेंगे। अगर कोई हाइब्रिड रिजीम के तहत कर सकता है कि जैसा 2018 में हुआ तो हम उसको जिंदाबाद कहेंगे। अगर वो कंप्लीटली इलेक्शन को लूट के पीडीएम की शक्ल में कर सकता है तो हम उसको जिंदाबाद कहेंगे। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। अगर किसी को चाहिए था कि ये मुल्क जो है ये जहाद का और इस्लामिक रेजिस्टेंस का गहवारा बन जाए, तो वो ज़िया के नारे लगा रहा था 80s के अंदर, क्योंकि उसको ज़िया का मंजन पसंद आ रहा था। हम कभी ये नहीं सोचते कि यार मुल्क की मेजोरिटी को इलेक्ट करने दो जिसको वो इलेक्ट करना है, फिर ये मुल्क इज्तिमाई तौर पे खुशहाली की तरफ जाए या खुदकुशी की तरफ जाए, वो इनका डेमोक्रेटिक डिसीजन है। हम हर वक्त चीजों को कंट्रोल करने में बड़ा लगे रहते हैं, हम अपनी बारी का इंतजार नहीं करना चाहते। इसी वजह से हमारे मुल्क में स्टूडेंट यूनियंस भी नहीं बन पाती, क्योंकि हम पहले से ही बहस कर लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस जमातियों के हाथ में जाएगा या सुरखों के हाथ में जाएगा। अरे भाई, जिसके भी हाथ में जाए, जिनको लोग वोट करेंगे, आप वोट देने का हक तो दें। तो अभी भी अगर इमरान आ गया तो वो कैसे आएगा, इमरान के तो हाथ में कुछ नहीं था, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। भाई वो जो भी था वो लोगों की पसंद थी,
लोगों को ये हक होना चाहिए एज अ कंट्री कि वो अपने अच्छे भले बुरे का फैसला कर सकें। और ये जो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस है, जमहूरियत आपको ये सिखाती है। आप अक्सर बुरे लोगों को, नाअहल लोगों को, उन लोगों में जिनमें खामियां, उनको वोट देते हैं और फिर खुद सीखते हैं। मगर ये जो बार बार डंडा फेर के मुसल्लत किया जाता है ना हम पे, वो है असल में मसले की जड़। जो ये नी जर्क रिएक्शंस निकाले जाते हैं, और फिर हम जो दरअसल जमहूरी नहीं है, हम बस अपने आप को अलग अलग कैटेगरियों में बांट के खुश हैं। हम लिबरल हैं, हम प्रो वेस्टर्न हैं, हम प्रो मॉडर्न हैं, या हम कंजर्वेटिव हैं, या हम थियस्ट है। तो ये असल कहानी ये है, हमारे असल व्यूज वो हैं। वी डोंट रियली बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की पहली शर्त ये है कि मैं अपने व्यू से ज्यादा आपके व्यू की इज्जत और कदर करूं। अपने व्यू को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा आपका जो मुखालिफ का व्यू है उसको, उसकी बात रखने की, उसकी बात को क्वांटिफाई होने की, उसकी हिफाजत करूं। ये कौन कर रहा है हमें? अगर कोई मेरे नहीं कर रहा। अगर मेरे देश तुझे इस्लाम की क्या वो शेर है, गर तुझे इस्लाम की हवा रास ना आए तो मेरे देश तुझको कोई आग लगाए वो वाली बात है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त और बजा है कि दूसरे की फ्रीडम्स और दूसरे की इजहार राय और उस सारी स्पेस को प्रोटेक्ट करने के बजाय हमने कैंसिल कल्चर के अंदर में लेफ़्ट की तरफ से देखा कि कैंसिल कर दो, इनको प्लेटफॉर्म ना दो, इसको स्टेज मत दो, इसको कैमरे पे मत लाओ, इसको फलाने को मत करो, नौकरी से निकलवा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। और राइट पे हमें वो और ही एक्सट्रीम फॉर्म्स में नज़र आता है कि फ़लाना यहूदी जंट है और फलाना काफिर है और फलाना ऐसे और फलाना गुस्ताख है। और इस तरह के इल्मी गालियाँ और गैर इल्मी और बद तहजीब किस्म की गालियाँ भी बनाई हुई एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कॉन्वर्सेशन की ओवरटर्न विंडो या स्पेस में से निकालने के लिए। तो गैर जमहूरी एटीट्यूड्स नॉट विद स्टैंडिंग, आपकी भी जो बात है, हालांकि मैं प्रिंसिपली उससे इत्तेफाक करता हूँ। मैं सर आप ये भी बात करूंगा ना, अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी ये भी देखें, एक तो हमारे वो प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल्स हैं, जो कि ये मान के कि जी जमहूरियत की असल शनाख्त और पहचान भुट्टो है, तो जहां भुट्टो खड़ा, जहां भुट्टो की पार्टी खड़ी, वहीं जमहूरियत है। तो हम सब जो है आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और कहते हैं कि ये रजीम बिल्कुल सही है और पाकिस्तान ये डिजर्व करता था। लुक एट द डिजास्टर व्हाट इमरान खान वाज लीडिंग अस इनटू। दूसरी तरफ वो है जिन्होंने जी बड़े बड़े कहा कि हम जर्नलों को चैलेंज दे देंगे तो हम जीएचक्यू का भी मुहासरा कर लेंगे, तो अगला मार्च जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू नहीं जाएगा, जीएचक्यू जाएगा। ये मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। उनके पल्ले अब ये रह गया कि उनकी लड़ाई जो है वो 12-13 साल की लड़कियों से रह गई है कि जी हम इनकी शादियां करा के दिखाएंगे, मैं खुद 16 साल की लड़की से शादी करके देखूंगा। ये उनकी जमात के लीडर के पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। ये उनकी टोटल और कुल सियासत रह गई है। ठीक है, एक नॉन इशू को, चाइल्ड मैरिज के लॉज पाकिस्तान में 2013 से अमेंड होते हुए आ रहे हैं, ये कोई रिसेंटली अमेंड नहीं हुए हैं। ये एक नॉन इशू को इशू बना के अपनी असल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को फरामोश करना और उससे नजरें चुराना और आंखें चुराना, ये पीक है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की। जो मैंने ये तबसरा सुना, मैंने कहा यार आप मतलब कि इतनी बड़ी जमात आप चला रहे हैं, आपकी बाकी अपनी पैराई में बड़ी खिदमात हैं। मैं आपकी सियासत से नहीं हर बात पे एग्री करता, बट मैं आपके सियासी कद को मानता हूं और तस्लीम करता हूं। और ये बुक्कत छोड़ दिया आपने कि पल्ले कुछ नहीं रहा अब आपके, अब रेजिस्टेंस दिखाने को ये रह गया। मैं वोटर बेस का इशू तो है कंजर्वेटिव तबकात के अंदर शादी के मसाइल को लेके। एक आई मीन वी कांट डिमीन द लेवल। वो इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर वोट नहीं लेते ना, जहां पे वो वोट लेते हैं वहां पे अभी तक कोई लॉ अमेंड नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक नैरेटिव की जंग है कि जी ये मुल्क को दोबारा से खतरा है, ये यूरोपियनों का खतरा आ गया, कि इनके वही यूरोपियन वही अमेरिकन जिनको विकीलीक्स में बैठ के मौलाना फजल रहमान बताते हैं कि जी मेरे कंधे पे हाथ रखे ना, मैं आपको ज्यादा बेहतर वजीर आजम बनकर दिखाऊंगा 2008 और 9 के अंदर। ठीक है, तो ये तमाशा और ड्रामा कुछ नहीं है। एक नॉन इशू को इशू बनाना, वही जो हम कहते हैं ना, अमेरिका के अंदर आप जब आपको अपने मसाइल का हल नहीं मिलता तो आप इस्लामोफोबिया में इंडल्ज करते हैं, आप जेनोफोबिया में इंडल्ज करते हैं, आप कहते हैं जी बॉर्डर पे दीवारें गिरा दो, ये हमारी नौकरियां ले गए हैं। आप नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, मसले की जड़ बताते हैं। प्रिंसिपल का टेंशन ये नहीं है। अब ये जो माशरा तबाह हो रहा है, जिस माशरे में इंसानी जान की हुर्मत की वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक इंसान का वजूद महीनों के लिए मिटाया जा सकता है, उसको ना अदालत मिलेगी ना काजी मिलेगा, इस्लाम और शरीयत के मुताबिक उसका कोई हकूक माना नहीं जाएगा जब आपने एक जीते जागते इंसान का हक खत्म कर दिया। और एक ना हक इंसान को मारना जो है वो पूरी इंसानियत को मारने के मुताबिक है। ये जो बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल है, तो फिर आपने जब एक इंसान का वजूद गायब कर दिया तो पूरी इंसानियत का वजूद गायब कर दिया आपने। मैं उसकी ये तशरीह लूंगा। तो जिनको उन महाज पे लड़ना था वो बिन महाज के ऊपर आ गए कि जी अगर बच्चियों की 12-13 साल की उम्र में शादी नहीं हुई ना तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारी अखलाकी कदरें। और कौन सी अखलाकी कदरें,
कौन सी चादर और चारदीवारी रह गई जिसकी पमाली नहीं हो रही? कौन सा वो टॉर्चर है जो उस मुल्क में नहीं हो रहा? कौन सी वो हरासमेंट है जो इस मुल्क में नहीं हो रही? इस शहर के अंदर 70-80 से ज्यादा लोग जल के मर गए। 70-80 तो वो हैं जिनके आजा या जिनकी हड्डियां जो हैं वो गुल प्लाजा से निकली हैं। और रिपोर्ट शाया कर रहा है कमिश्नर कराची कि जी प्लास्टिक की फूलों की दुकान में एक बच्चा लाइटर से खेल रहा था, इसलिए बैक वक्त जो है वो 3 फ्लोर पे आग लग गई और कोई एग्जिट से बंदा निकल नहीं सका और सैकड़ों लोग अंदर जो है वो जल के मर गए और 3 दिन तक वो आग जो है कोई फायर डिपार्टमेंट आके बुझा नहीं सका। आप बदयांती की मिसाल देखें ना कि हम इस वक्त इतनी पस्ती के अंदर है अखलाकी तौर पे। मेरे शहर के अंदर जब ये आग दहक रही है, बुझी नहीं है और पता नहीं कितनी लाशें अंदर से निकलेंगी, पहला ऐलान क्या होता है उन लोगों की तरफ से जो टॉपिक से आपकी नजरें हटाना चाहते हैं? एयरवाई के ओनर ऐलान करते हैं मैं 5 अरब दूंगा बिल्डिंग बनाने के लिए। साइमा बिल्डर वाला कहता है पूरी बिल्डिंग मैं फ्री में बना के दूंगा। गवर्नर सिंध आके कहता है कि 5 बिल्डरों से मेरी बात हुई है, वो तामीर करने को तैयार है। अभी आग जल रही है, अभी दहक रही है, अभी उसके अंदर दब क्या गया, जल क्या गया, मर क्या गया, कितनी लाशें कितनी जाने इसका पता नहीं है। आप पैसे इकट्ठे कर रहे हो कि इस पे मट्टी डाल के नई बिल्डिंग बना दो, आप टॉपिक को दबाने के लिए, आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? इसको कैसे रोका जा सकता था? कोई ये नहीं कह रहा, बड़ा सेठ आके कराची का, सब कह रहे हैं 5 अरब लो नई बिल्डिंग बना दो, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई मुझसे 50 रुपए लो और ढूंढ के बता दो असल में कितने लोग मरे। ये बता दो ये आग क्यों लगी, ये बता दो कि इतनी क्यों फैली, ये बता दो कि ये एग्जिट्स क्यों बंद थे, ये बता दो कि फायर सिस्टम क्यों नहीं था, ये बता दो कि 500 की जगह 1200 दुकानें कैसे बनी, ये बता दो कि गुल प्लाजा के अपने जो मार्केट एसोसिएशन है वो 2021 में सिंध हाई कोर्ट गई इस शिकायत के साथ कि गुल प्लाजा में फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑफ जॉब्स रुकवाएं, मगर नहीं, वो फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स रुकवाएं, मगर वो नहीं रुकी। उनके अपने शोर मचाने के बाद कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि 2 साल पहले एक बहुत बड़ी आग इस तरह की लगी थी जिसमें 7 लोग मर गए थे आरजे मॉल कराची में। उस वक्त जो आरजे मॉल कराची की जो शॉप एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट था, इत्तेफाक से इस वक्त वो गुल प्लाजा की शॉप एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हुआ है। जहां जहां वो प्रेसिडेंट बनते हैं वहां आग लग जाती है। और ये वही प्रेसिडेंट है जिनको कोर्ट करके कहा जा रहा है कि आग इससे लगी जो कि फूलों की दुकानों में एक बच्चा लाइटर से खेल रहा था। हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी को पता है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, इसलिए हम कोई भी बेहुदा बात करके आगे बढ़ जाते हैं। मेयर कराची को क्या तकरीर दे सर, वो मैं उसको मेयर कराची मानता ही नहीं हूं। एक एंटाइटल्ड ब्रैट किस्म का आदमी है जो कि आवाम से बात ही ऐसे करता है कि जैसे वो जो रोज सुबह उठ रहा है वो आवाम की जात पे एहसान कर रहा है। ही डज नॉट, ये हमारा जनरल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का मसला है ना, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। ये खिदमत जो है ये एक शर्फ है और मुस्कुरा के खिदमत करना, बेजारी से खिदमत नहीं करना, बेजारी से एहसान किया जाता है। यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर दिस ऑफिस बिकॉज यू बिलीव दैट यू डिजर्व इट, यू आर एंटाइटल्ड टू इट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू स्ट्राइव फॉर इट टू डू बेटर एवरी डे। आप मेयर बन गए कि हम पे एहसान है, वो ये जताना चाहते हैं कि जी मेरे पास तो बड़ी प्राइवेट प्रैक्टिस थी, मैं तो आराम से एडवाइजर बना हुआ था, मैं तो सिर्फ काबीना जाता था, लेजिस्लेशन पे काम करता था, अब मैं 16-16 घंटे जाग रहा हूं। ये एहसान के गिनवाने जो बैठ जाते हैं ना सारे हमारे सियासी लीडर के, हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी कौम के लिए। तो और ये क्या है, मेयर कराची के सबसे बड़े शहर के मेयर के पास 12 महीने छोड़े 6 महीने का प्लान नहीं है। इज एन एम्बुलेंस चेजर। आज जो क्राइसिस खड़ा होगा मेयर का वो एजेंडा है। अगर मैं गारंटी दे दूं कि अगले 1 साल में कोई बड़ा मेजर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी क्राइसिस जो है अगले 12 महीने कराची में नहीं आएगा, मेयर का क्या प्लान है कि वो 12 महीने क्या कर रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है। आज कोई बच्चा गिर गया मैनहोल में, गटर के ढक्कन लगाना हमारा एजेंडा है। आज एक बिल्डिंग जल गई, 70 लोग मर गए, हर बिल्डिंग में फायर सेफ्टी लगाना हमारा एजेंडा है। आज किसी को कुत्ते ने काट लिया, सारे कुत्ते मारना हमारा एजेंडा है। ओ भाई, आपका प्लान वैसे बैकग्राउंड के अंदर कौन सा है जो प्रोसेस में चल रहा है? अब वो कौन सर सी वो एक, दो, पिछली तीन बड़ी हुकूमतों चीजें के हैं वो जो पिछली कराची को देके हुकूमतों के जाएंगे? सर वो पिछली हुकूमतों के रिपोर्ट कार्ड आ रहे हैं, वो उनके की करते कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं, उनकी मजबूरी तो समझें। जो पिछली भाई फायर मुखालिफ फाइटिंग, पार्टियों की हुकूमतें थी सर, जो इतने फायर दौर से फाइटिंग जो 18 है ना साल से सिंध आप, में है, कराची में बैठे हुए हैं। फायर फाइटिंग आपकी क्राइसिस कमेटी करती है मेरे भाई। अगर कोई क्राइसिस ना हो तो आपका कोई एजेंडा भी होता है कि एक आपका शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान होता है। सही है, फायर ऑडिट्स करवा देना सारी बिल्डिंगों के, ये 2-3 महीने की कार्रवाई है, इसको शॉर्ट टर्म प्लान कहेंगे। मगर तमाम बिल्डिंगों का स्ट्रक्चर चेंज होगा और नई बिल्डिंगें जितनी बनेंगी उनकी अप्रूवल्स में ये मैंडेटरी होगा कि फायर एग्जिट्स और फायर सिस्टम लगे हुए होंगे। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। इसके लिए आपको पूरा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओवरऑल करने की जरूरत है, कराची की सारी बिल्डिंगों को ओवरऑल करने की जरूरत है। इनको मेयर बनने हुए साल से ज्यादा का अरसा तकरीबन हो चुका है। ये मुझे बता दें कितनी बिल्डिंगों के अंदर इनके आने के बाद फायर एग्जिट इंस्टॉल किया गया जो पुरानी बिल्डिंग थी, या फायर एक्सटिंग्विशर लाके रखा गया इनकी निशानदेही पे, या एक वाटर स्प्रिंकलर लगाया गया।
तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आग लगने का इंतजार करते हैं आग बुझाने के लिए। सर कि ये पीपल्स रिएक्शनरी पार्टी लोग इतनी हैं, काबिल ये जमात है, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स पास हैं। श्योरली कोई और आदमी होगा इस काम के लिए। होगा, जरूर होगा, कोई और आ जाएगा। अभी ये है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात ये कि जी दे डोंट हैव सॉल्यूशंस, दे आर नॉट वेस्टेड इन इट ना। जब आप फ्यूडल फीजम्स के जरिए आ रहे हैं, जब आपको पता है कि अगले 10 इलेक्शन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने वडेरा शाही से आजादी नहीं किया, पूरे मुल्क में जमहूरियत का नारा बांटा, मगर सिंध को कभी हमने जमहूरियत नहीं दी, उसको कभी हमने क्लचेस से आजाद नहीं किया, कभी सिंध के अंदर नेशनैलिटी जो है क्रॉस कलेक्टिव हमने बनपने नहीं दी, लोगों को अपने के ट्राइब्स के अंदर ही बांट के रखा और कबीलों में बांट के रखा और इनके अंदर लड़वाए रखा और फोर्स कर दिया कि अगर अपने वडेरे के साथ नहीं होगा तो दूसरे वडेरे से तुम्हें खतरा हो जाएगा। जो भी इन्होंने सारे मसले मसाइल किए, तो उसकी वजह से दे फील इंटाइटल्ड टू रूल। सर अब आप दे इसको सिंधी आर मुहाजिर नॉट इशू बना रहे वेस्टेड। हैं। इसमें सिंधी महाजर इशू कहां से आ गया? आपने मैं सिंध एक को हिट इकोनॉमिक किया, स्ट्रक्चर की टारगेट बात कर रहा किया। हूँ। मैं एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मैंने आपसे कब कहा कि वडेरा जो है वो सिंधी रिवायत का हिस्सा है? वडेरा शाही या सरदारी निजाम की जिम्मेदारी निजाम तो आपको, या ग्रेट लैंड होल्डिंग्स जो है वो पंजाब में भी मिलती थी, वो तो आपको अभी भी बलोचिस्तान के अंदर मिलती है, वो आपको केपी में मिलती है, वो आपको बाकी दुनिया में भी मिल जाएगी जहां पे फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? ये तो आपने जो इस वक्त डिफेंस दिया, ये बिल्कुल अच्छा किया आपने, ये डिफेंस दिया, ये टिपिकल पीपल्स पार्टी आंसर है। और जो पीपल्स पार्टी के डिफेंडर्स का आंसर है कि आपको पीपल्स पार्टी से मसला नहीं है, आपको सिंधियों से मसला है। इससे बड़ा कॉप आउट मेरे ख्याल में हो नहीं सकता। ठीक है, वो पीपल्स पार्टी जिसने आइन बनाने के बाद अगले दिन 2 साल के लिए आइन के फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए, वो पीपल्स पार्टी जिसने ज़िया का मार्शल लॉ लगने से पहले शहर के 3 बड़े शहरों को जो है, मुल्क के 3 बड़े शहरों को मार्शल लॉ में रखा हुआ था, वो पीपल्स पार्टी जिसने अपनी ही पार्टी के बानियान को हरास करने के लिए कि वो भुट्टो के ऊपर सवाल ना करें, कि वो अपनी, हम कहते हैं ना कल्ट है, खान कल्ट है। तो जब भुट्टो साहब कल्ट बन रहे थे, तो भुट्टो की पार्टी में और भुट्टो के तलबा के अंदर जो कहता था कि भुट्टो क्यों कल्ट बन रहा है, उनको एफएसएफ से पिटवाने वाले यही पीपल्स पार्टी थी, उनको रातों को उठवा के गायब कराने वाली यही पीपल्स पार्टी थी। आप कहते हैं स्टूडेंट यूनियंस जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं है। स्टूडेंट यूनियंस में सबसे बड़ा क्रैकडाउन भुट्टो के दौर में थ्रू चेंज ऑफ यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस, एक एक कैंपस के प्रिंसिपल को कह के कि अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर रेगुलेशन चेंज करो और इनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू करो, वो काम करवाया गया। तो छोड़ देना कि ये मसला है कि वो मसला है। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी के ऊपर ये रंग भी नहीं चढ़ा था जो उस वक्त ये रंग चढ़ता है कि जी ये सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है। उस वक्त तो बड़ी डाइवर्स किस्म की और मेजोरिटी पंजाब सूबे से लेके आई थी पीपल्स पार्टी। तो ये पुराने मसले हैं, आपने खुद अपने आप को रिड्यूस कर दिया। आपको पता है कि आपकी नेशनल आउटरीच अब नहीं रही। ये वो पार्टी नहीं है जिसमें एक जान थी जो बेनजीर के दौर में थी, कि कश्मीर से, कराची से लेके बरोगल तक जो है ना, एक आपकी प्रेजेंस थी। अब आप कहीं नहीं रह गए। अब आप जहां रह गए हैं वहां पे जब इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं तो आप इसको भागने के लिए, छुपने के लिए एक रेशियल इशू बना देते हैं। मगर जो लोग खुद सिंध में रह रहे हैं, जो सहाफी सिंध में रहते हुए जो खुद सिंधी हैं, उनके नाम गिनना शुरू करें। पिछले 4-5 सालों के अंदर आपको 10 से ज्यादा हलाकतें मिलेंगी सहाफियों की, जो इसलिए मर गए चूंकि वो रिपोर्ट कर रहे थे इनके क्राइम्स के ऊपर, इनके किसी वडेरे के क्राइम के ऊपर। तो रहने देना। और जिन लोगों पे जुल्म हो रहा है, जिन जो पॉलिटिकल फ्यूडल्स की वजह से डायरेक्टली सफर कर रहे हैं, उनकी अपनी एथनिसिटी क्या है? बहुत खूब तो सर। ये सर ये कराची का तो छोड़ें एग्जांपल बातों एक टेंजेंट आ गया था, तो मैंने कहा इसमें ज़िमनी तौर पर आपसे सवाल पूछ ली जाए। लेकिन वापस अगर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा साहब पे आते हैं, तो क्या सूरत हाल है, क्या लगता है बतौर वकील, आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? हम ले पर्सन देखते हैं तो कहते हैं कि यार ये 6 महीने साल से ज़्यादा बात टिकती नहीं है। किसी एक अफसर, किसी एक जज की ओवर जेलसनेस की वजह से स्टेट बुरी लग रही है। जैसे आपने इंटरव्यू से पहले भी जिक्र किया कि स्टेट ऑलरेडी बैक ऑफ कर रही है, डिसोन कर रही है इस मामले को। तो लगता क्या है कि ये एक जस्ट अनदर अटैम्प्ट, किसी बाबू ने किसी बाबू को कहा और उन्होंने कर दिया, लाठी चला दी, और रियासत बाद में कहेगी ओहो क्या हो गया, अच्छा चलो 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 हम सॉल्व करते हैं। नहीं सर, ये लोग जो है ना, ये ईगो मैनियाक्स हैं इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हैं, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे बड़े अफसर हैं सारे। ये सारे जो ना इस वक्त ये अपनी जिद पूरी मनवा लेते हैं, फिर जब जिद की कॉस्ट और प्राइस पे करनी पड़ती है तो फिर कहते हैं कि ओहो अच्छा जी, चल इनको भी बोले हल्का हाथ रखे, इनको भी बोले जरा चुप रहे, खामोश रहें, हमको रिलीफ दे देते हैं। ये ऐसे ही आप किसी को इतने ऑफेंसेस के अंदर 17, 10 साल, 3 साल की सजाएं जो है नहीं सुनाते। ये आप चाहते थे एक पैगाम जाना, आप चाहते थे कि हेडलाइन लगे 10 साल की सजा, ताकि एक पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाए कि जो उस वक्त बैठा हुआ ट्वीट कर रहा है वो सडनली अपने वर्ड्स सेंसर करना शुरू कर दे। उसको अगर पता चले कि इसलिए 10 साल की सजा हुई क्योंकि ईमान और हादी ने लिखा था कि इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस नहीं होने चाहिए, तो आपको ये डर हो कि जबरी गुमशुदगियों की लिखने की वजह से आपको भी 10 साल की सजा हो सकती है। अगर आपको इसलिए हुई 10 साल की सजा क्योंकि आपने लिखा था कि हमारे हुकूमत खाने और रियासत टॉर्चर सेल चलाती है, तो आप किसी के टॉर्चर का जिक्र ना करें। अगर आपको लगता है कि जी जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं उन पे क्रैक डाउन करने से रुज्जत या शिद्दत पसंदी बढ़ेगी,
बजाय इसके कि जो टेररिस्ट हैं आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, आप अक्सर निहत्थे लोगों पे क्रैकडाउन करके बेजारी दिल आजारी पैदा करते हैं, जिस वजह से रंजिशें बढ़ती हैं और लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते हैं। अगर आपका ये बाकायदा पॉलिटिकल साइंस की किसी थ्योरी के ऊपर और रिसर्च के ऊपर मबनी एनालिसिस भी है, तो इसको आप शेयर ना करें, जो कि ये शेयर करने की वजह से आपको इंस्टीट्यूट कह के आपको 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है। और इसके लिए जरूरी नहीं होगा कि रियासत साबित करे कि ऑथरशिप आपकी थी ट्वीट्स की। देखिए, आप जानते होंगे कि वो ईमान का अकाउंट है, मैं शायद जानता हूं कि वो ईमान और हादी का अकाउंट है। दत्त साहब तो नहीं जानते ना। दत्त साहब क्या तो इख्तियार ही नहीं है कि अदालत के कमरे के से बाहर को जाके देखें। दत्त साहब ने तो ये देखना है कि मेरे पास एविडेंस क्या है ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ये हादी और ईमान का अकाउंट है, और ना सिर्फ ये अकाउंट है, ऑथर भी इन्होंने किया। उसके लिए वो देखते कि क्या हादी और ईमान के आपने फोन्स लिए और उनका फोरेंसिक करवाया और उसके फोन्स के अंदर आपको ये अकाउंट्स मिले, तो जवाब आता है कि नहीं लिए गए। आपने उनका सीटीआर लिया टू शो कि जब तक वो इंटरनेट के ऊपर एक्टिविटी नजर आ रही है, वो ट्वीट के टाइम स्टैम्प से जो है वो रिकंसाइल कर रही है टू शो कि इनके यूज में फोन था और यही कर रहे थे और ये उस लोकेशन में मौजूद थे। नहीं, वो काम आपने नहीं किया। आपने ट्विटर से रब्ता किया कि भाई ये जो अकाउंट्स है, जो चला रहा है, किसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी और इनका आईपी एड्रेस क्या है, कहां से ये ट्वीट्स हो रही हैं, ताकि थ्रू आप आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन लॉक कर लेते और बता देते कि कौन ये अपलोड कर रहा था ट्वीट्स, कौन इनका ऑथर था। आपने काम वो भी नहीं किया। आपने फेस वैल्यू पे सिर्फ अज्यूम किया है कि ये इनका अकाउंट्स है। तो कल को तो जिब्रान नासिर के नाम से 4 अकाउंट्स आप खोल लें भाई और ट्वीटें करना शुरू कर दें, एंड द जज विल बी लाइक कि देखें जिब्रान नासिर लगा हुआ, जिब्रान नासिर की प्रोफाइल लगी हुई है, तो ये काफी है बताने के लिए कि इनका अकाउंट है। फिर हम ट्वीट्स के पास आ जाते हैं, तो ट्वीट्स के अंदर लिखा हुआ है जो उनको सजाएं हुई हैं सेक्शन 9, 10 और 26 से। 9 और 10 बड़ा क्लियर है। 9 कहता है कि आप प्रमोट या ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, यानी कि जिसको हमने कल अदम करार दिया हुआ हो। और 10 करता है कि आप प्रमोट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव्स किसी कलदम जमात या शख्स की। पूरी जजमेंट ये नहीं बताती कि वो कौन सी कलदम जमात या शख्स है जिसको हम स्केल बना रहे हैं, और फिर कहीं ये प्रूफ नहीं दिया कि उस कलदम जमात की क्या एक्टिविटीज और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रियासत के मुताबिक। रियासत कोई फाइल बनाती होगी ना किसी को कलदम अगर करार दिया है। अब देखिए, हिजबुत तहरीर जो है कलदम है, लश्कर जंगवी भी कलदम है। क्या दोनों का मोडस ऑपरेंडा एक है? क्या दोनों एक वजह से कलदम है? क्या ये मैं कह सकता हूं कि अगर जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी लश्कर जंगवी की है, वही एक्टिविटी और वही ऑब्जेक्टिव हिजबुत तहरीर के हैं, जो कि दोनों एक ही लिस्ट के अंदर आते हैं, कि दोनों बैंड है? क्या ये फेयर बात होगी कहना? यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बैगेज है, उनके ऊपर एक अलग एलिगेशन है, उनकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अलग है और उनकी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अलग है। तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि भाई ये प्रोस्क्राइब कलदम बंदा है, ये कलदम जमात है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रियासत के मुताबिक इनके ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज हैं, और ये फिर मवाद है ट्वीट्स का जो कि वाजे कर रहा है कि इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, अब 2 और बातें। एक कलदम बंदा इस मुल्क के अंदर हम ले लेते हैं जो किसी जमात का हो, ठीक है, वो अगर कल को कहते जीवे जीवे पाकिस्तान, और मैं भी अगर अपनी ट्वीट में लिख दूं जीवे जीवे पाकिस्तान, तो क्या मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर रहा हूं या बस हम दोनों के ख्याल मिलते हैं? नहीं जिब्रान भाई, जनरल वाइब्स और फील्स पे अदालत फैसला नहीं कर सकती। मैं जनरल वाइज से नहीं कर सकती ना, मैं उसी के ऊपर आपको आ रहा हूं ना सर। देखिए, मैं एक ले सिटीजन के तौर पे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, देखिए, आप जब कहते हैं ना कि इंटेंशन टू प्रमोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कलदम जमात या कलदम बंदा, तो आपको ये कॉजल लिंक भी स्टैब्लिश करना है कि मैं मखसूस इस नियत के साथ कि उस कलदम जमात या बंदे का ऑब्जेक्टिव प्रमोट हो, मैं वो कर रहा हूं। हम ख्याल होना हमारा काफी नहीं है। मेरा किसी कलदम जमात के साथ या कलदम शख्स के साथ हम ख्याल होना टेस्ट नहीं है। दहशतगर्दी का टेस्ट ये कि मैं जानता हूं कि फलाना इंसान कलदम है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। ले दे के जो है ना, वो 3 नाम हुए हैं। वो 3 नाम क्या है? एक है टीटीपी। अब मुझे बता दीजिए ईमान मजारी की कौन सी ट्वीट है आज तक जो कि प्रो टीटीपी है, जो कि जज ने उनको कन्विट किया कह के कि ईमान मजारी इज प्रमोटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान। बल्कि इसके बरक्स है, बिल्कुल उलट है सर। ठीक है, ये तो ईमान के सबसे बदतरीन नाकिदीन भी आपको बता देंगे कि वो टीटीपी के हक में नहीं लिखती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है बीएलए। ईमान की कोई एक ट्वीट बता दें जो इस केस के अंदर एविडेंस बनी और इस केस का महवर बनी है। ईमान की जो ट्वीट्स इस केस के अंदर है, जिसको जज बदयांती की वजह से रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा इस जजमेंट के अंदर, वो कंडेम कर रही है रियासत को फॉर नॉट एक्टिंग हार्डली इनफ अगेंस्ट बीएलए। वो कह रही है कि बीएलए वाले मजे में बैठे हुए, बीएलए वाले अनटचेबल्स हैं, और जो अनआर्म्ड लोग घूम रहे हैं, जो सड़कों के ऊपर इस्लामाबाद में मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हो। जबकि वो जो हमारे बच्चे मार के ले गए, वो आते हैं और वो अटैक करते हैं और चले जाते हैं और उनका कोई पूछने वाला नहीं है।
वो ये ट्वीट कर रही है, इज दैट ट्वीट डिमांडिंग एक्शन अगेंस्ट बीएलए और इज इट प्रमोटिंग बीएलए? एक तनकीदी, वो एक जैसे उसके अंदर वो है, एक तनकीद का आंसर है, वो एक सरकास्टिक जैसे वो रिमार्क होता है, मगर वो जस्टिफाई कहीं नहीं कर रही कि बीएलए का एक्शन सही है, इस ट्वीट में कहीं नहीं उसने किया। थर्ड चीज है मारंग बलोच, ठीक है। अब मारंग बलोच का मसला ये कि भाई आप ट्वीट निकाल रहे हैं बलोच कॉज के ऊपर 2021 से लेके, मारंग बलोच प्रोस्क्राइब हुई है 2024 के एंड में या 25 के शुरू में, उससे पहले तो वो कलदम भी नहीं थी। और उसके अलावा अगर आप किसी शख्स के वकील हैं तो क्या आपका ये प्रोफेशनल राइट और रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने मौक्कल का जनरल पर्सपेक्टिव जो है, आप किसी को डिफेंड कर रहे हैं सर, उस पर कत्ल का इल्जाम है, आप अगर ट्वीट करते हैं मेरे क्लाइंट को फेयर ट्रायल दिया जाए, उसको जस्टिस दी जाए, तो ये कोई गैर कानूनी डिमांड है? सर वो ट्विटर के दौर में जरा वो लाइंस भी तो ब्लर हो जाती हैं कि पब्लिक लाइंस क्या प्रेस ब्रीफिंग की मानदंड है, ये एक पब्लिक नॉलेज है दैट इमान मजारी इज वन ऑफ द लीगल काउंसिल्स ऑफ मारंग बलोच। तो ये प्रेस ब्रीफिंग की मानंद लिया जाएगा इसको? दूसरी बात एक और सुन लीजिए, क्या जब बंदा कलदम होता है क्या उसके फंडामेंटल राइट सीज टू एग्जिस्ट? नहीं सर। तो फेयर ट्रायल की डिमांड करना किसी कलदम जमात के लिए गैर कानूनी अमर होगा? नहीं सर। तो अगर मैं कह रहा हूं कि डिमांड टीटीपी भी शामिल है कि नहीं सर? बिल्कुल होगा। और अदालती निजाम जो है वो सिविल होना चाहिए, वो मिलिट्री नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये 20-25 साल में हमारे यही जो मतलब बाएं बाजू के भाई बहन लोग हैं, ये एक्टिविज्म जो था ये क्यों नहीं एक्सटेंड करता था वॉर ऑन टेरर के अंदर जो लोग सस्पेक्ट्स होते थे, और उस टाइम से लेके अब तक ये कन्वर्सेशन उस तरफ क्यों नहीं गई? ये कन्वर्सेशन उस तरफ गई है मेरे भाई, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जब शोर मचाया हुआ था एपीएस के बाद भी। अब बात वही है ना कि हम शायद उस वक्त ट्विटर इतना वायरल नहीं था या फेसबुक इतना वायरल नहीं था जेनजी के अंदर, जब 2014 एपीएस के बाद जब मेरी वजह शोहरत बनी कि मैं एपीएस के बाद लाल मस्जिद के बाहर आपके बियॉन्ड सर, मैं आपको तो सबसे जानता हूं, आपके बियॉन्ड बात कर रहा हूं। मैं उसी की बात कर रहा हूं ना। उस वक्त बहुत एक नैरेटिव बनाया गया कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट करें, आपकी अमेंडमेंट भी लाई गई आइन के अंदर, और 21st अमेंडमेंट थी कौन सी थी जो आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। और उस वक्त हमारे सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट के अंदर आके ये फोर्स किया जाता था कि आप डिमांड करें, एंड इवन दो मिलिट्री ऑपरेशन वाज बीइंग डिमांडेड एट दैट टाइम कि जी आप ये निगोशिएशंस छोड़ें और यहाँ पे क्रैक डाउन करें। नन ऑफ दो सिविल सोसाइटी मेंबर्स जो मेरे साथ इस्लामाबाद में मुजाहरे में खड़े थे, किसी एक ने कभी नहीं कहा कि इनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। सब ने कहा कि एटीसी कोर्ट की आप सिक्योरिटी बढ़ाइए। मैं इसलिए उस प्रोटेस्ट की बात और अपना हवाला दे रहा हूँ जो कि वो प्रोटेस्ट में अकेला नहीं कर रहा था। इस्लामाबाद के जितने पुराने नाम है, सहाफी हो, रिटायर्ड सहाफी हो, एक्टिविस्ट हो, ओल्ड यंग हो, जो आज भी बड़े सरगर्म है, वो सारे आते थे और किसी ने ये डिमांड नहीं की कि आप मिलिट्री कोर्ट्स इनके ऊपर लगाएंगे। जो एक चीज है जो गलत है, अच्छा ड्रोन्स के हक में ये एक रहा और बिल्कुल रहा, एक डायकोटमी रही कि आधी सिविल सोसाइटी ड्रोन्स के बारे में सवाल नहीं करती थी और आधी उसे कंडेम करती थी, और ये एक बड़ी ज्यादती रही। आईडीपीज जो हैं, आईडीपी का क्राइसिस जिस वक्त क्रिएट हो रहा था, जैसे आज हम तीरा के बारे में फौरन बात कर रहे हैं ना, तीरा से वीडियोस आ रही तो हम कह रहे हैं क्यों आप आईडीपीज बना रहे हैं, किस किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, कि आप बेयारो मददगार लोगों को छोड़ रहे हैं, बर्फ के अंदर बच्चे जो है वो नंगे सर इतनी ठिठुरती सर्दी के अंदर निकल रहे हैं, कोई मर जाएगा भूख से, कोई और बीमारी उसको लग जाएगी, क्या रसवाई है ये। उस वक्त हम बात नहीं कर रहे थे जब ये बाका खेल के अंदर और बाकी जगहों के ऊपर आईडीपी कैंप्स बन रहे थे और हजारों लाखों की के अंदर बन्नू वगैरह के अंदर, बन्नू एफआईआर के अंदर आप लोगों को शिफ्ट कर रहे थे, तो उस वक्त ये बातें नहीं हो रही थी। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि फ्लो और इंफॉर्मेशन बड़ा कंट्रोल था। क्या हो रहा है ऑपरेशन में, जो खबर आईएसपीआर ने थ्रू कर दी, चूंकि बैटलफील्ड वॉर जोन में से तो किसी को रिपोर्टिंग की इजाजत नहीं थी, और वहां पे ये ट्विटर से और ये इंटरनेट का ना इतना डिजिटल फुटप्रिंट था कि कोई अकाउंट वहां से वीडियो अपलोड करके भेज रहा है तो हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वहां पे ऑफकोर्स एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का भी रियासत ने फायदा उठाया। दूसरा, हम जिस डेस्परेशन के अंदर, हमसे मुराद जो कौम जिस डेस्परेशन में थी कि जब रोज टारगेट किलिंग्स हो रही थी और रोज सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही थी और हमारे अर्बन सेंटर्स में हो रही थी, तो हमने कहा यार कि जंग का असल लोड जो है, जो असल खमियाजा है, वो तो इन अर्बन सेंटर से दूर उन ट्राइबल एरियाज में होना है। तो वो जो एक डिस्कनेक्ट था ना कि हमने बड़ा इजीली सारा लोड भी उन पर डाल दिया कि बस करो, उड़ाओ वेपन, गिराओ मिसाइल, मारो जिसको मारना है। और फिर जो लंबे जुल्फों के साथ महसूद पकड़ा जा रहा था, उसका इनकाउंटर बेशक केपी में होता था या कराची में होता था, हम मान लेते थे कि दहशतगर्द है। नकीब का केस इसलिए हाईलाइट हुआ कराची में, नकीबुल्लाह महसूद का, जो कि नकीबुल्लाह महसूद के मरने से पहले 5000 फॉलोअर थे और कोई 500 तस्वीरें थी एज एन एस्पायरिंग मॉडल, वरना नकीबुल्लाह महसूद के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। 10-15 लोग निकल के प्रोटेस्ट करते, सब भूल जाते, लोग मान लेते कि रावणवार साहब ने बिल्कुल सही बंदा मारा है। वो अपनी प्रोफाइल खोल गया था, और तब तक चूंकि
दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अर्बन सेंटर्स में कमी आ गई थी, तो एक कैपेसिटी पैदा हो गई थी लोगों की रुक के सांस लेके पूछने की, यार ये एनकाउंटर फेयर हुआ या फेक हुआ है। तो जिब्रान भाई, बड़ा उस दिन भी एक बड़ा जी खौफनाक फीडबैक लूप क्रिएट हो गया कि पब्लिक प्रेजेंस और डिजिटल फुटप्रिंट जिसको हुकूमत चाह रही है कि क्रैकडाउन करे, कि लोग पब्लिक एक्टिविज्म ना करें, उनके इस अमल से यही रद्द अमल पैदा हो रहा है कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को फैलाएं और बढ़ाएं। क्योंकि ईमान मजली मजारी साहिबा हों, आदली चट्टा साहब हों, उनकी भी हम आज बात ना कर रहे होते अगर उनका इतना बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट ना होता। अनफॉर्चुनेटली मैं ये मतलब उन पर तनकीद नहीं है ये, बल्कि इस निज़ाम पे तनकीद और हमारी आवाम पर है कि जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है रियासत की तरफ से, वो चीज़ फिर खुद अपने आप को फिर वो सेल्फ रेप्लिकेट करती है कि बंदा कहता है यार इन्होंने फाड़ लिया है। तो जड़े को मतलब अगर 9 मई में अगर आप देखो तो जो बिल्कुल अननोन लोग हैं उनके तो नाम भी सामने नहीं आए, उनके लिए तो कोई रिलीफ भी नहीं हुई। कितने हज़ारों वो लोग हैं उनके नाम भी नहीं पता। तो जिनके नाम पता है चले कुछ भले हालत में रहते हैं, उनकी कुछ जेलें बेहतर हालत में, कोई घर से खाना आ जाता है वगैरह वगैरह, कुछ शायद बाजियाब भी हो गए हैं। तो बल्कि वो जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है वो खुद प्रॉब्लम को जैसे जन्म नहीं दे रही। तो मुशावर आप देखें, आप रियासत के जरा करीब, प्रॉब्लम नहीं है ना, आप एक पॉलिटिशियन है सर, प्रॉब्लम है हमारे लिए, प्रॉब्लम थोड़ी है सर। लेकिन आप सियासतदान हैं, मैं एक सीधे सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, निजी लेवल का सवाल है। आप हू के साथ कभी कभी आप ना चाहते हुए भी, आप बड़े अवामी आदमी हैं, मैं वो नहीं कह रहा आपको, लेकिन आप इनसे मुलाकात करते हैं बड़े ऐवानों के अंदर, बड़ी जगहों में, बड़ी यूनिवर्सिटियों प्लेटफॉर्म पर, मीडिया आपको बुलाती है। इनके मुशावर कहीं कभी आप इन कहते नहीं है कि यार जिस तरह आप दबा रहे हैं उसी रद्दअमल से यूट के ऊपर चीज़ आएगी? इनको समझ नहीं आती कि चीज़ इनफेक्टिव है। सर देखिए, हमारी जमहूरी पार्टीज जमहूरी नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो कोर कमांडर्स जो बैठे हुए हैं 12, 15, 16, 20 और जो जर्नल्स हैं, ये हमारे जमहूरी होंगे और ये इन चीजों के बारे में कोई वक़्त रखते होंगे? इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि अवाम क्या चाहती है और अवाम की राय क्या है? नहीं, ये जो सोचने और जो समझने, मैनेजमेंट सर स्टेट का कंसर्न होता है। बात इतनी सी है कि 9 रत्न किस अकबर के साथ नहीं घूम रहे होते। द पीपल दे सराउंड देमसेल्व्स इन, वो तो सारे साइकोफेंसी के अंदर बिलीव करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक एंटाइटलमेंट के लेवल से आ रहे हो ना, जब आपको लगता हो कि आपको पता है कि कौम के हक में बेहतर क्या है और आप इस पूरी कौम को भेड़ बकरियां रेवड़ की तरह ट्रीट कर रहे हो, और आपको लगता हो कि 24 करोड़ नहीं जानते कि इनके लिए क्या बेहतर है, और आपको पता नहीं कि हम इन 24 करोड़ को किस बड़ी आफत से बचा रहे थे। जैसे कि काज फैजी ईसा जो है, वो अपने चेंबर में बैठ के पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजेस को बताता था कि आपको नहीं पता मैंने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया, अगर मैं ये बैट वाला फैसला नहीं करता, वो वाला फैसला नहीं करता, तो निजाम पूरा धर्म भरम हो जाता। ये झूठी कहानियां फिर सिर्फ अपने अपने जमीर को क्या कहते हैं वो करने के लिए, क्रेडल करने के लिए जो है ना, अपनी जमीर को ये झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं। जहां तक आप मिलिट्री की बात करेंगे, देखिए मिलिट्री का कोई भी जर्नल जो है ना, वो ऑन द बैटलफील्ड हो, अगर आपने बैटलफील्ड बना ही लिया है पाकिस्तान की सियासत को, हमने तो नहीं कहा था बनाए, आपने तो बॉर्डर थी आपकी बैटलफील्ड, आपने कहा नहीं ये जो पार्लियामेंट हाउस है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है ना, और जो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग है और जो एफबीआर की बिल्डिंग है, ये मेरे बैटल हाउसेस हैं, इनको मैंने कंट्रोल, और जो कस्टम्स की बिल्डिंग है, ठीक है, और जो नेपरा की बिल्डिंग है, और जो भी अब ये माइंस और मिनरल्स है इनकी जो बिल्डिंगें हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ये है, और जितनी भी एलडीए और सीडीए जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, ये हैं मेरे बैटल फ्रंट्स। तो जब आपने जिसको बैटल फ्रंट बना दिया, तो किसी भी फिर मिलिट्री मैन की जो एफिकेसी है वो उसके कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये तो जहां बैठ के जिन्होंने यहाँ पे, जिनसे इनको तारीफें चाहिए, जिन्होंने अपने नंबर बनाने हैं, वो तो फिर कंट्रोल के तहत है। देखिए, या तो आप उस मैदान में ना घुसें तो कोई पूछेगा नहीं आपसे आपने वो मैदान फतह किया कि नहीं किया, मगर अब ये घुस गए हैं और पूरी दुनिया को पता है, हमारे एलायंस को भी पता है कि ये पूरा कंट्रोल लेके बैठे हुए हैं। तो इनको हर जगह अपने आप को एफिशिएंट साबित करना है, हर जगह अपने आप को साबित करना है कि हमारी जो विल है, हमारी जो ख्वाहिश है, उसी को अमली जमा पहनाया जाएगा। तो अगर हमने कह दिया किसी को सजा होगी, तो पूरी जुडिशरी और पूरे रूल ऑफ लॉ को दफन करके हम सजा करवाएंगे किसी को, अगर हमने सजा करवानी है तो। ठीक है, तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि इनके मशावर इनको क्या कहते होंगे, सर ये जिस पैरामीटर में अपने आप को नाप रहे हैं वो है कि हाउ इफेक्टिव वी आर, तो उसमें तो आप इनको 100 नंबर देंगे ना, कंट्रोल करके बैठे हैं। अब वो पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, आवाम इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज इनको हॉन्ट करेगी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, जब फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट चाहेंगी कि कोई चेंज आ जाए सेटअप के आपने अंदर। बहुत एक खूबसूरत बात कर दी। पहले भी आपने कहा कि हमारे एलाइज को, जिनके साथ हम सो कॉल्ड एलाइज भी और हमारे जेन्युइनली जो एलाइज भी हैं, लॉन्ग टर्म फेयर वेदर फ्रेंड्स भी हैं और वो रफ वेदर फ्रेंड्स भी रहते हैं, उनको एक अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की रियासत कैसे ऑपरेट करती है। और आपने सारा वो मिलिट्री जो हमारी इनकॉर्पोरेशन, जिस तरह हमारे से स्टेट के अंदर मशीनरी जो पूरी तरह फैल चुकी हुई है, अब ये कोई ऐसी बात, इस पर हमारी रियासत भी बुरा नहीं बनाती बाय द वे, तो वह ठीक है, अब जो है सो है। इस बात को एहसास करते हुए अभी एक ऐसी रियासत, ऐसी एक रजीम आई हुई है अमेरिका के अंदर और मगरबी दुनिया के अंदर फैलती हुई नज़र आ रही है, वो फ़िक्र, वो सोच
कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को अब हम ज़रा लपेट लें, जगह जगह अपने अपने ख़ित्तों को संभाल लो, कहीं इजराइल है हमारा साथी, कहीं कहीं पाकिस्तान है, कहीं सऊदी अरेबिया है, तुम अपने अपने ख़ित्तों को देख लो वगैरह वगैरह। उस सिनिकल कैलकुलस में भी आपको ये नज़र नहीं आता कि जैसे आप ज़रूर नज़र आता है, लेकिन मतलब मैं उस तरह सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारी स्टेट के लिए भी तो आप देखें ना कि वो देख रही है कि यार मेरे पे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मेरे से नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये क्यों हुआ, अरेस्ट कैसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, फ़लानी चीज़ क्यों नहीं हुई। और जो इंटरनेशनल वॉच डॉग्स का जो खौफ होता था हमें, FATF हो या कोई ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह वगैरह हो, वो खुद इदारे इतने टूथलेस या यूज़लेस हो चुके हैं बिकॉज वो 2.5 साल एक जेनोसाइड को देख के तमाशबीनी उसकी करते रहे और वो सारा तमाशा हमारे सामने चलता रहा है और उसको उन्होंने हर किस्म की लिप सर्विस दिया। आपने कनाडा की खुद की प्रीमियर की तकरीर सुन ली होगी कि यार वो तो बड़े मासूम बन रहे थे कि यार देखें हम तो बड़ा मानते थे वर्ल्ड ऑर्डर को और देखें इसने वफा नहीं की हमारे साथ और ब्ला ब्ला ब्ला, जबकि खुद वो बेनिफिशरी रहा है कनाडा उसका, वो भी एक इस्तेमारी कुव्वत ही है किस्म की। तो अब जो वो निज़ाम उसका लाशा उसकी मैयत हमारे सामने पड़ी है और अभी भी उसका सबक हमें लोग दे रहे हैं, तो स्टेट जिस तरह माकियावेलियन या सैनिकल तरीके से बिहेव कर रही है तो सर आइस भी तो बंदे मार रही है, सीधे चेहरों में आके गोलियां मारती है लाइव स्ट्रीम के ऊपर अमेरिका के अंदर, मिनियापोलिस के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप की वो बात अब जैसे वो पेश गोई लगती है कि अगर मैं 5th एवेन्यू पे जाके किसी को गोली मार दूं और मेरे सारे फैंस देख रहे होंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल ठीक किया ट्रंप साहब ने। तो अगर ट्रंप ने ट्रिगर तो नहीं दबाया, लेकिन चलें लिटरली मेटाफोरिकली तो उसने नहीं किया कि उसने एजेंट्स को एम्पावर किया, असला दिया कि जाओ जाकर बंदे मार के आओ, जबकि बड़े आसानी से डेपोटेशन का प्रोसेस हो सकता था अमेरिका के अंदर। अमेरिका की इतनी लंबी चौड़ी मिसाल देने का या वर्ल्ड ऑर्डर की मकसद ये है कि अगर हर जगह क्लैप्स कर रहा है और हर जगह सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलाप करते हुए एक वो जो डेमोक्रेसी को रोल बैक किया जा रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें? मैं जेन्युइनली ये सवाल पूछ रहा हूँ। इफ़ दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे तो हम क्यों जैसे मॉडल डेमोक्रेसी बनने की कोशिश करें? अमेरिका में तो जो अपनी लोकल उनकी जो सो क्या कहेंगे, जिस वजह से भी ट्रंप की जो अपनी सियासत है, आप जेनोसाइड की बात कर ले जो फलस्तीन के हवाले से हो रहा है, या उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज की आप बात कर लें, या जनरली जो उसका कंडक्ट है, जैसे वो चीजों को रन करता है, आपको जो प्रोटेस्ट जो आउटपोरिंग होती है ट्रंप के खिलाफ, या जो ट्रंप के जो बताए जाते हैं कि वीक इलेक्ट्रल एरियाज हैं, वो वहां हैं जहां शहर कॉस्मोपॉलिटन ज्यादा हैं, जहां इमिग्रेंट फुटफॉल ज्यादा है, उनकी रेजिडेंसी ज्यादा है। और जो आपको ये कॉलेज कैंपस के ऊपर नजर आए बहुत सारे प्रोटेस्ट, इनको शायद कोई लीड गोरा कर रहा हो, मगर इनके ऑर्गेनाइजर्स के अंदर बहुत सारे आपके इमिग्रेंट शामिल होते हैं। जो आइस को आपने खुला हाथ दिया है कि वो बंदा जो ज्यादा स्टैंड आउट भी नहीं कर रहा, और अगर कोई मदद के लिए कोई गोरा भी आ जाए, लोकल सिटीजन भी क्यों ना हो, आप रगड़ दें और आप गोली मार दें। तो जो फेयर और डर है ना कि यार बाहर निकलो नहीं और हाईलाइट हो नहीं, किसी लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया तो ये लोग आसरा नहीं करेंगे, कोर्ट तो तुम बाद में जाओगे ये बहाना करके कि तुम इनको थ्रेट पोस्ट कर रहे थे, तुम्हें सड़क पे गोली मार देंगे तमाम कैमराज ऑन होते हुए। ठीक है, वही खौफ जो आपने इस वक्त यहाँ पे फैलाया, ये कन्विक्शंस करके, ये जजमेंट्स वगैरह देके, एक तो वो बात होगी। दूसरी बात, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में जो कि पाकिस्तान जो है ना, वो हमारी तो दुआ ही है ना कि हमारे बच्चों के बच्चे भी पाकिस्तान देखें। तो कौन है नवाज शरीफ और कौन है गरदारी और कौन है ये करंट सेटअप और कौन फलाना, अयूब भी आया चला गया, ज़िया भी आगे चला गया, ये वाले भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 5-10 साल मैटर नहीं करते किसी कौम की सियासत के अंदर। जो मैटर करता है कि हम लेसन क्या लर्न कर रहे हैं, कि जो हम तकिया करके बैठे हुए थे, ठीक है, जबकि हमें पता है कि हमारे सारे डिक्टेटर्स को अमेरिका ने इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट किया है, मगर फिर भी हम एक फरेब की चादर लेके बैठे हुए थे और तकिया करके बैठे हुए थे कि देखें स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीर हुई है कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। डेमोक्रेटिक राइट्स की वायलेशन को स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन बड़े गौर से देख रहे हैं। यूरोप से हमें GSP प्लस के मत के अंदर ये फलाना डिमांड आई है। ये जो हम तकिया करके बैठे थे, जिस वजह से हमारी पूरी जो सिविल सोसाइटी की मूवमेंट है, पूरी जो लेफ्ट की प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, ये डेवलपमेंट सेक्टर में तब्दील हो गई थी। 80-90 हजार लाख रुपए की तनख्वाह लेने में जो है ये तब्दील हो गई थी, और हम इनके ऊपर रिलाई करते थे कि इनके फंड से जो है ना, और इनके बैनर के तहत और इनकी कोलैबोरेशन के साथ हम बड़े बड़े फेस्टिवल्स कराएंगे, बड़े बड़े सेमिनार्स कराएंगे, बड़ी बड़ी काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट और काउंटर फंडामेंटलिज्म एंड प्रो डेमोक्रेटिक सेमिनार्स वगैरह करा के ट्रेनिंग्स वगैरह देंगे। और मीडिया के ऊपर भी जो टॉपिक्स हैं जो कि वेस्टर्न या मॉडर्न राइट्स के साथ ओवरलैप करते हैं, उनको प्राइम टाइम के अंदर जगह मिलेगी और उनके ऊपर शोज वगैरह होंगे। तो ये जो यकीन कर दिया है आपको वेस्ट ने, क्योंकि वेस्ट इस वक्त खुद एक कश्मकश का शिकार है, कि बड़ा अच्छा वेकअप कॉल है ना कि जो भी आपने स्ट्रगल करनी है वो आपकी इंडिजिनस होनी चाहिए।
आपको हमेशा इनवर्ड देखना चाहिए, आपको अपने लोगों पे देखना चाहिए, आपको इंटरनली अपने लोगों की फंडिंग पे देखना चाहिए, उनके रिसोर्सेज और वसाइल पे देखना चाहिए, अगर आपने मुल्क के अंदर कोई देरपा चेंज लेके आना है। आप ये बाहर के डॉलरों पे डिपेंड नहीं कर सकते। शायद ये वजह है कि मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने 10-12 साल के अंदर कभी भी किसी फॉरेन एजेंसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कभी उनके साथ फंडिंग लेके मैंने नहीं कहा कि जी मैं बैठ के अपनी कौम के मुस्तकबिल को बढ़ाऊं, कि अमेरिका क्या चाहता है, यूएस क्या चाहता है, कि यूरोप का। मेरे व्यूज जितने भी ओवरलैप करते हो उनकी पॉलिटिक्स के साथ, बट मैंने कभी कोलैबोरेशन में उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरा बिलीफ था कि जी जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे ना, इन वैल्यूज में हम इतना बिलीव करते हैं, तो जब तक अंदर से ये हमारा बिलीफ नहीं होगा और हम इसके लिए खुद खड़े नहीं होंगे, चाहे वो मॉनेटरीली खड़ा करना हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मैन पावर खड़ा करना हो, हम कुछ चेंज लेके नहीं आ सकते। तो ये मेरे ख्याल में इस पूरे सर्कल के लिए बहुत अच्छी लर्निंग है सर कि ये ये बड़ी हुआ अच्छी है। बात की आपने, और इसमें कि एक जो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था वो जैसे धड़ाम से गिरने को है, क्योंकि डोमेस्टिक उसकी एपेटाइट पहले ही नहीं थी, वो एक सुपरफिशियली हम्म, माजरत के साथ प्रॉप अप किया जाता था फिल्म, टीवी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एकेडमिक्स के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपसेस के ऊपर, और फिर ये पब्लिक इवेंट्स की शक्ल के अंदर। आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं माजरत के साथ बाकी सब की तरह आपको भी जनरली लोग एक एनजीओ क्लास की उसमें जैसे उस सांचे में डाल देते थे कि हाँ एक एक्टिविस्ट है एनजीओ टाइप, लेकिन आप मुझे मैं तो बहुत सारे सांचों में डाला गया है सर, मुझे तो बहुत सारे सांचों में डाला गया है। देखें कोई आप एक सांचा देखें थोड़ी जैसे मुझे डाला क्लोजेटेड गया क्लोजेटेड भाई तो आप हमारे ही हैं, और जब वो है। आखिरी वक्त आएगा आप हमारी सफ में ही होंगे इंशाल्लाह। वो तो हमें भी पता है, आपको भी नहीं, पता है। आपकी सफ अगर प्रो डेमोक्रेटिक है तो मैं आपकी सफ में हूंगा। बस ठीक है, बाकी फिर हमारी सफ आगे पीछे हो सकती है। बस हाँ ठीक है, हाँ, आंख मार लें। हाँ प्रो हाँ डेमोक्रेटिक हम जो हैं, वी द मॉब, हम द पॉपुलिस्ट, आप भी पॉपुलिस्ट, हम भी पॉपुलिस्ट। बट नहीं, वो बात आपकी बजाय है कि एक प्रिंसिपल लाइन थ्रू कंसिस्टेंसी, वो जो है उस तरह से मैं कहना चाहूँगा ऑडियंस को कि आपकी तारीफ सामने बिठा के नहीं करनी चाहिए। आपसे प्यार ही इसीलिए है, दूर दूर से किया है, हमेशा आपसे मुलाकात का मौका तो नहीं था, वो इसलिए था कि एक ज़रा एक माशाल्लाह आपने एक वो स्ट्रगल किया जो एंड में वो पता नहीं है वो जवाद अहमद साहब वाली बिटरनेस बन जाएगी या वो नहीं, तंग कर रहा हूँ, तंग कर रहा यार मुझे हूँ, देखिए, आपको मुझे छेड़ने कभी का भी कभी मजा लगता आता है, है। मुझे कभी लगता है दैट मे बी वो जिनका आपने भी नाम लिया, मे बी दैट इज अ लॉन्गेस्ट रनिंग गैग, और वो सटायर है, और वो या बहुत एंड में रिवील करेंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था, जो कि जिस मैं संजीदगी से वो कैरेक्टर जो प्ले बातें कर कर रहा था, रहे एक थे, बिट था, मुझे बहुत लगता है इलेबरेट कि बिट था। कैरेक्टर प्ले कर रहा। मैं जवाद भाई से भी बहुत प्यार करता हूँ, वो हमारे पास यहाँ स्टूडियो चल के आए और उन्होंने हमारे लिए गाना भी गाया और इतना प्यार किया छोटे भाइयों की तरह। बस वो उनकी कुछ ऐसे जैसे मतलब इडियोसिंक्रेसी हर इंसान की होती हैं, और वो इंटरनेट की बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी है कि बेजॉक्स है कि वो उनको एक्सप्लॉइट करता है रादर देन उनको पर सेलिब्रेट देखिए, करे। अगर आप एक्सेप्टेंस, और सिंपल सी बात है मेरे भाई, आप कोई भी जो देख रहा है आपके दोस्तों में, सामईन में, अगर आप दूसरों से वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको आज लिख के देता हूँ, चूंकि ये तारीख बताती है कौम की कि बिटरनेस आपका मुकद्दर है। ठीक है, हम में से कोई वलीउल्लाह नहीं है, हम में से कोई अंबिया नहीं है, कि हम पे खुदा की ये खास रहमत है कि बेशक हम जब हयात हो हमारे इर्द गिर्द सारे दुश्मन हो, बट हमारे जाने के बाद पूरी दुनिया हमारे गुन गाएगी। ये खास जो है ना, जिनकी हुर्मतों की कसम जो है ना खुदा ने खुद उठाई हुई है, कि वो खुदा के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे अर्थ के ऊपर। ठीक है, उनका मामला तो हमारा मामला है नहीं, हम आम गुनेगार लोग हैं, एक दूसरे से नॉर्मल डीलिंग कर रहे हैं। अगर आप वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हैं, तो आपके जमीर उसके नसीब में बिटरनेस के अलावा, या अगर आपको कोई वैलिडेशन मिल भी गई अपनी हयात में, तो मरने के बाद पोस्ट ह्यूमसली आपका कोई स्कैंडल ऐसा आएगा कि फिर आपके बच्चे आपके हिस्से की गालियां खाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, आप अल्लाह हम सब सिर्फ, की हाँ, हिफाजत फरमाए। तो इसलिए इसलिए आप सिर्फ अपने कथारसिस के लिए और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ये काम करें, नॉट बिकॉज ये जो मैं काम कर रहा हूं, इट इज नॉट इन द स्ट्रगल और इन द रेस टू बी नोन एज द मोस्ट फेमस और वायरल और पॉपुलर एक्टिविस्ट इन पाकिस्तान। नहीं भाई, हमें तो खुशी है कि वो लोग जो मुझसे 10 साल छोटे हैं, 15 साल छोटे हैं, उनकी मुझसे ज्यादा डबल ट्रिपल फॉलोइंग है। क्यों? बिकॉज दे हैव मोर टाइम, they are more tech savvy, they have more energy, they have less responsibility and more idealism, and idealism is key for any kind of revolution or evolution for that part of being। तो हमें तो ये खुशी होती है। मैं तो जब शुरू की थी मैंने एक्टिविज्म, मुझसे मेरा पहला साल था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, तो मैंने कहा था रिटायर्ड, बिकॉज मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान के सारे मसले हल हो चुके होंगे और एक्टिविज्म की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हम तो डे वन से रिडेंडेंट बनने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ऐसी आपकी बातों को कबूल फरमाए और आपको रिटायरमेंट का भी मौका दे, और हम सबको। और जब आपने बात की, अल्लाह हम सबकी ज़िंदगियों में पर्दा रखे, जीते जी और मरते भी और आखिरी दिन पे भी। और आपकी आर्जी है माशाल्लाह। लेकिन
मौज़ूआत और जो मसाइल हैं बहुत ही संजीदा और पेचीदा किस्म के हैं कि उसे उसके बावजूद कि आपके साथ लाइट बात करने का दिल करता है, आपकी वो एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, फिर बंदा मजबूर होता है कि आपने उन स्टेटमेंट्स में एक और स्टेटमेंट दी जो बहुत ही मेरे ख्याल में ऑब्ट्यूज़ थी, लेकिन वो रिलेट करती थी उसी मसले को जो कोर पे मसला है, कि आप वाह वाह पिटवा रहे हैं हम कि हमने गाज़ा पीस बोर्ड में हिस्सा डाल दिया अपना। और ये बात हमारे प्लेटफॉर्म पे तो हमें गालियाँ ही पड़ती हैं इस बात के लिए कि आप 2.5 साल से रागी लाप रहे हैं, आपने क्या किया। बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने कुछ भी नहीं किया, हम भी बेकार लोग हैं। लेकिन वो कम अज़ कम जैसे वो अंदर की ख्वाहिश है कि मलामत करते हैं ज़मीर यार चलो मैंने बोल दिया यार कि यार ये बड़ा मसला है। अब वो गाज़ा पीस बोर्ड को लेके पहले वो मोहसिन नकवी साहब ने जब वो TLP वाले प्रोटेस्ट करने निकले थे तो उसके क्रैकडाउन के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा कि देखो यार लोग तो खुशी मना रहे हैं जहान में, तो तुम क्यों, उन्होंने बताया कि जज्बात क्या होने चाहिए अवाम के, तुम तो खुश हो कि हमने इतना बड़ा ये एक कदम ले लिया और इतना बड़ा एक वो मनसूबा तैयार हो गया। अब दोबारा एक स्टेट की तरफ से जैसे डिमांड तो नहीं है, एक वो इम्प्लिसिट सी है कि सारे जो स्टेनोग्राफर और हमारे सो कॉल्ड साफ़ी भाई हैं और एक्टिविस्ट हैं वो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, और अब दोबारा वो किरदार पुराने निकल आए हैं जो कभी किसी सॉफ्ट ज़ायनिज़्म की शक्ल में हमने किरदार इंट्रोड्यूस किए थे। मैं 2-4 में नाम नहीं लेता, मैं समझता हूँ कि वो वर्थ मेंशनिंग भी नहीं है। लोग किसी को टीवी प्रोग्राम पे, किसी को पॉडकास्ट में, किसी को जगह पर बुला के स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है कि हाँ यार देखो हम आपस में काम कर सकते हैं इसराइलियों के साथ वगैरह वगैरह, और वसी तर मफाद के अंदर। सर अगर आजिज़ी के साथ भी ये चीज़ की जाती है ना कि यार देखो हम मजबूर हैं अमेरिका के आगे, हमारे हाथ बंधे में वगैरह वगैरह, शायद कौम उसको मिन तो नहीं लेकिन कम अज़ कम एक आजिज़ी के साथ कबूल कर लेते कि देखो यार हमारी ये मजबूरी है वो मजबूरी है। लेकिन जो सीना पीट के इसको जश्न मनाया जा रहा है, कोशिश हमेशा की जाती है, वो स्टिक नहीं करता, आवाम के अंदर क्लिक नहीं करता वो, बिकॉज वो इट डजंट रेजोनेट, वो जो डीप पर्सनल मोरालिटीज़ हैं लोगों की। तो आप इस सब को कैसे देखते हैं इसी तनाजुर में कि हमारी स्टेट जो है वो ओवरली कंट्रोलिंग होना चाह रही है इस वक्त में, तो ये डिसीजन भी जैसे आउट ऑफ द विम एंड विल ऑफ सम पीपल हो गया, या ये क्या मामला है, या वाकई में हमारी कोई सिनिकल कैलकुलस में मजबूरी है कि देखो यार अब इनकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा मेरे भाई, अब मुझे नहीं पता अब आप मेरे इस व्यू से एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं इसका थोड़ा यहाँ से रिश्ता जोड़ता हूँ कि ये खान इतना पॉपुलर क्यों हुआ मुल्क की सोशल एलीट के अंदर और अपर मिडिल क्लास के तबकों में भी, और उन तबकों में भी जिनके हालात माशी तौर पे बेहतर हैं। देखिए एजुकेशन जो है, या बिजली जो है, या पानी जो है, या सिक्योरिटी जो है, वो आपकी अपर मिडिल क्लास का और जिनकी जो सोशल एलीट है, रूलिंग एलीट है, उनका मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी चीजें प्राइवेटाइज कर ली हैं। आपके प्राइवेट स्कूल आपके गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर हैं, आपका प्राइवेट टैंकर पानी का निजाम इससे बेहतर है, आपके जनरेटर्स जो हैं बिजली आप खुद घर में सोलर पैनल लगा के पैदा कर रहे हैं, आपने सिक्योरिटी के लिए कंपाउंड कर दीवारें खड़ी करके जो है हाउसिंग सोसाइटीज बना ली हैं, आपके अस्पताल प्राइवेट हैं जहां आप जाते हैं, आपके वो घूमने फिरने की कम्युनिटी स्पेसेस और पार्क्स में आप नहीं बैठते, आप इस्लामाबाद क्लब या जिमखाना में बैठते हैं, वो भी आपका प्राइवेटाइज है। ठीक है, आप एक डिफरेंट आइसोलेटेड दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो आपके मसले थे नहीं जो बाकी अवाम के साथ मसले थे। वो कौन सा मसला था जो आप बाकी अवाम के साथ शेयर करते थे? और वो ये था यार पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, और बाहर जो है ना हम कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना नहीं दिखा सकते। वो ये बेनजीर की करप्शन और नवाज शरीफ का पर्चियों से पढ़ना, जो भी आप उसे कहें, बट टेक्निकली कोई इतनी कोई इंप्रेसिव चीज या कोई इतनी कोई दबंग बात या कोई हमारा स्टैंड नहीं, हम कोई बस पिट्ठू सी कौम है, हम बीटी में रहते हैं और हम जंगों के अंदर पैसे लेके अमेरिका का डर्टी वर्क करते हैं। ये शायद मेरी एस्टिमेशन गलत हो, शायद बहुत ही सरफेस हो, बट मेरे ख्याल में खास रोमांस है जब खान खड़ा होता है यूएन के अंदर और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वी विल फाइट, और आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या रोमांस है जो जगा रहा है, चूंकि जो चीज एक नहीं थी इस क्लास के पास, और वो यही था गरूर। ये गरूर आपको देना, अच्छा गरीब के पास भी ये नहीं था, गरीब को भी आपने गरूर दे दिया कि यार हम खड़े हो सकते हैं दुनिया के अंदर और हम कॉल आउट कर सकते हैं। वो तो जब लड़ाई होगी तो देखी जाएगी कौन हारता है कौन जीतता है, बट कम से कम हम खड़े हैं ना, हमने अपना स्टांस तो दे दिया कि हम भी फिर पीछे नहीं हटेंगे, दो हाथ हम भी मार के मरेंगे। ठीक है, और यही स्टाइल जो बताया कि आप महातीर के पास जा रहे हैं तो वहां भी फैंस आपके निकल के आ रहे हैं, आप अर्दुगन के पास जा रहे हैं तो वो भी उसकी फैमिली आपकी फैन निकल रही है। वो जो पूरा एक फैन फेयर था और एक करिश्मा था, वो एक रोमांस आपने दिया। एक चीज नहीं थी सोशल, बाकी तो सब था इनके पास, प्राइवेटाइज उन्होंने कर लिया था। इसलिए ये खान की मोहब्बत में पागल हो गए यार कि वो स्पाइन है, कोई हमारा अपना कोई स्टैंड है, हम खड़े होते तो हम, हमारे जर्नल भी शुरू में बड़े बड़े बाजो साहब बड़ा खुश होते थे, मुस्कुराते थे यार कि कोई चीज है हमारी भी वक़्त है। बाद में फिर जब एलायंस ने बताना शुरू किया कि हमें आंखें मत दिखाओ, हमसे ही मांग के खाते हो तो हमें आंखें मत दिखाओ, तो फिर इनको शायद बाद में अकल आई। इसी तरीके से जो है ना ये फलस्तीन के ऊपर हमारा क्या स्टांस है, ये खासतौर पे इस ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर ये हमारा गरूर है कि हमारा पासपोर्ट कहता है कि वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल।
और हम कभी भी इसराइल से कोलैबोरेट नहीं करेंगे ना। और हम इस चीज से भी है कि हमें ये नहीं लगता कि हमारा ये पर्सपेक्टिव एंटी ज्यू है, बिकॉज अगर आप अरब निजात हैं और अगर आप फलस्तीनी निजात हैं और आप उस फलस्तीनी टेरिटरी में रहते हैं और अगर आप क्रिश्चियन भी हैं या अगर आप जूइश भी है, तो आपके हालात उतने अच्छे नहीं जितने वहां रहने वालों के हैं। इनफैक्ट उन्होंने चर्चेस के ऊपर भी जाके हमला किया और चर्चेस के अंदर भी लोग मारे उन्होंने वहां पे, ठीक है। तो बट अब आपने जो पीस बोर्ड ज्वाइन कर लिया है, अब वहां पे जो भी आने वाले दिनों के अंदर कोई जंग साजी होगी, जो भी तंजीम साजी होगी, जो भी हुकूमत साजी होगी, जो भी निजाम वजूद में निकल के आएगा, वो जितना भी प्रेजुडिस कॉज करेगा या जितना नॉर्मलाइज कर देगा ये वायलेंस और जेनोसाइड जो हो चुका, या इसको कवर कर देगा और इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होने देगा, जैसे आपने वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वारंट निकाल दिए और उनको सैंक्शंस में डाल दिया प्रोसिक्यूटर्स को, तो चाह रहे थे कि नेतन्याहू के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो ये बोर्ड पीस बनाने के बाद तो फिर आप ये कन्फ्रंटेशन वाली बातें नहीं कर सकते ना। फिर तो आप वो वाली बातें करेंगे जो चीजों को आगे लेके जाए। तो चीजों को आगे लेके जाने में तो फिर बेहतरीन चौधरी शुजात साहब हैं कि जी रोटी शोटी खाओ और मट्टी पाओ। तो हम रोटी शोटी खाएंगे और हम मट्टी पाएंगे। और अब ये काम हमारे कंधे पे रख के होगा। पहले हम बेशक उन कम आवाजों में से, चंद आवाजों में से, कमजोर आवाजों में से थे, मगर कहते थे कि जी हम नहीं मानते ये जुल्म है जो हो रहा है, बाकी जो अमेरिका ने करना है कर ले, ये फलस्तीनियों के साथ गलत हो रहा है और इसराइल जो है वो एक टेररिस्ट स्टेट है, जेनोसाइडल स्टेट है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस में आने के बाद हमारी ये लैंग्वेज और जार्गन होगी। हम बोलेंगे कि नेतन्याहू को खड़ा करो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उसको सजा दो, उसको सैंक्शन दो कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, ये एक जेनोसाइडल मॉन्स्टर है। और हमारे कंधे इस्तेमाल होंगे। तो आपने हमसे हमारा गरूर ही छीन लिया। हमने नहीं जाके आजाद कराना था अलेक्सा को, नहीं होना था, हमारे बस का नहीं था। हमने नहीं जाके इसराइल को जो है वो गिरा देना था। हम नहीं अमेरिका की मिलिट्री माइट से लड़ सकते मौजूदा हालात के अंदर, बट कम से कम हम जमीर हमारा आजाद था, ठीक है। वो जो निचला सबसे है तो फिर भी ईमान का दर्जा, बेशक वो निचला दर्जा है, तीसरा दर्जा है कि दिल में तो बुरा बोलो, अगर जबान और हाथ से नहीं रोक सकते। आपने तो वो राइट भी ले लिया है। बहुत खूब फरमाया आपने कि शायद एक वो जो एक बड़ी वो सिनिकल सी जो कैलकुलस है दुनिया की, उसके अंदर इस थोड़े इsoteric या इंटेंजिबल आइडिया को आपने आई थिंक सही कहा है कि खान साहब के बारे में यही बात थी जो लोगों को लुभाती थी। नॉट कि कोई वो बहुत आला कोई मैनेजरियल उनकी कोई लिस्ट थी बहुत पुरानी, कोई पार्टी सर्विस की या कोई, इट वाज जस्ट द फैक्ट कि यार ये बंदा चलो खड़े होकर बोल रहा है, पढ़ा लिखा है, कोई दो चार बातें कर लेता है। आपको बुज़दार जो है ना, बुज़दार सिर्फ मोहब्बत नहीं बर्दाश्त हो सकता है, प्रैक्टिकल रीजन की वजह से बर्दाश्त नहीं हो सकता। इट हैज टू बी ब्लाइंड लव कि आपको बुज़दार बर्दाश्त हो। जी अच्छी बात, बहुत खूब फरमाया। बुज़दार साहब अगेन याद आते हैं, बड़े क्यूट हमारे सीएम साहब थे और वो भी एक बड़ा फुट नोट है हमारी तारीख में पंजाब की और बल्कि पूरे पाकिस्तान की। लेकिन ये आप सही फरमा रहे हैं कि शायद जो वो इवन कलेक्टिव आइडियलिज्म भी होता है कौम का, जैसे वो एहसास, और आई थिंक काफ़ी मतलब शायद भुट्टो साहब के ज़माने के बाद एक लोगों को महसूस होता है कि यार देखो हम भी लोग हैं और हम भी, जैसे वो यूएन में उनका वो कागज़ वागज़ फाड़ देना, और मतलब वो बिल्कुल सिंबॉलिक था, लेकिन आज तक मतलब लोग उसको ऐसे रिलीजियसली, जैसे वो जंग जो हम हार गए, वो जंग जिसमें हमारा मुल्क अलहदा हो गया, ये 65 वाला ग्रे मैटर भी नहीं है। 71 तो क्लियर हम हार गए ना, इंडिया ले गया आधा मुल्क, बांग्लादेश बन गया। मगर वो भुट्टो की तकरीर सुन के हमें लगता है कि यार हम तो जीते हुए थे, बिकॉज वो फिर खान साहब वाली बात आ जाती है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार ना माने। तो भुट्टो ने यूएन में हार नहीं मानी थी। ये जो खान साहब ने जो बात की ना, ये वो वाली बात है कि वो मैच में अगर हार रहे हो तो विकेट निकाल के ले जाओ, वो जो गली क्रिकेट में होता था कि भाई हार नहीं मानेंगे, विकेट घर ले जाएंगे। तो ये अब बहुत अच्छी बात की आपने कि, बट आप ये भी तो देखें ना कि आपने जो इनिशियल कैवियाट दिया था कि क्योंकि अपर क्लासेस में सारी चीज़ें प्राइवेटाइज्ड हैं तो उनको इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, तो स्टेट काइंड ऑफ बैंक कर रही है कि लोअर क्लासेस जो मैसेज हैं वो इस बात को लेके मोबिलाइज नहीं होंगे बिकॉज वो उसमें मुब्तला है, उस मसले में मुब्तला है। ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये गरूर जो है ये लोअर क्लासेस का नहीं था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक वाहिद ओवरलैपिंग लफ्ज था इमरान के साथ। मैं समझ गया की बात, लेकिन मैं वो चीज थी जो गरीब को भी अच्छी लगती थी और अमीर को भी अच्छी लगती थी, बल्कि गरीब को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी सर, अमीर में फिर क्योंकि उसने कहा उसने तो कहा कि चूंकि उसको तो पता है कि कुछ भी नहीं है, मुकम्मल रसवाई है, फिर भी इतना गरूर, तो क्या ही बात है, सीना चौड़ा करके कोई तो वजह होगी इतना एटीट्यूड और वजह से। बल्कि वो बड़ा वो मजाक भी एक ज़माने में बना था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं फेसबुक के, ये जब इलेक्ट नहीं हुए थे उससे पहले की बात, 2000 मैं आपको 12, 13, 14 की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल याद है। ये बड़ा एक ऐसे मजाक उड़ा करता था उनका और फिर वाकई में उन्होंने बन के दिखाया। लेकिन ये अगेन वही सारे लोग जो हमें जमहूरियत के सबक पढ़ा रहे थे, मैं बार बार उस बात पर आता हूँ, नॉट कि आप अपने कॉलीग को हिट करें, अपने चाहने वालों अजीज़ों को, बट उन्हीं की तरफ जब एक इकोसिस्टम बन गया हुआ था और उन्होंने कहा कि हम ही वाहिद वो हल हैं, हम ही माहिरीन हैं, हमारे से पूछा जाएगा, और वही तब सबक पढ़ाया करते थे। इन्हें ये भी जाती है। देखिए सर बात सुने,
अगेन मुझे पता है स्पेसिफिकली आप किन दोस्तों की तरफ इशारा कर रहे हैं जब आप मखसूस फेस्टिवल्स के नाम लेते हैं। मैं भी देखता हूँ, मीम्स वगैरह जो बनती रहती है मैं भी देखता हूँ, जो बैंटर चल रहा है गुजर जाता है, मैं इस पर तबसरा नहीं करता, क्योंकि किसी एक शख्स का आर्टिकल और किसी एक शख्स का पॉडकास्ट जो है ना इस कौम को बर्बाद कर रहा है ना संवार रहा है। अगर वो खुद ये अज्यूम करते हैं तो बहुत ही गलत है, और अगर हम अज्यूम करते हैं तो हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। मैंने आपसे फिर कहा, हम में से सारे जो हैं, पॉडकास्ट क्या है, आप अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं ना, आपकी ओपिनियन जो है वो आपका मेकअप है। वो मेकअप आपकी एजुकेशन और आपके एक्सपोजर के हवाले से है, जिसमें आपका एथनिक मेकअप भी है, रिलीजियस मेकअप भी है, क्लास मेकअप भी है, और आपकी अपनी कोई बिटरनेस भी होगी। ठीक है, एक सब्जेक्टिव बात है। आप सुन लीजिए, आप मुझे बहुत सी अच्छी बातें ऐसे लोगों को सुनकर मिलती है जिनको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बट बात यह ना कि उसकी अकल की बात से इनकार नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप बस इस पर्पस के लिए कि शायद कोई हमारे बीच में मिडिल ग्राउंड निकल आए, शायद कोई हम मिनिमम कॉमन एजेंडा पे एग्री कर लें, हमने बैठ के राइट और लेफ्ट के लोगों को, मैं यही तो सर यही मेरा सवाल पूछने का सर नहीं है, वो बात आपकी बजाय कि आप उस पेटिनेस में नहीं इंडल्ज करना चाहते। मैं तो पॉडकास्टर हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था। मेरे सवाल का मकसद ये था कि इस पेटिनेस में इंडल्ज करके बताऊं क्या होता है। देखिए, जिनके मैंने नाम लिए ना तकरीर के अंदर, जो बड़े ओहदेदार हैं मुल्क के, तो मुल्क के मसाइल और हल वहीं से निकलने हैं ना, तो उन्हीं पे बात करें सर। नहीं, वो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, आपकी नजर में जो उनके तर्जुमान बने हुए हैं, तर्जुमान से लड़के जो है लड़ाई छोटी मत करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब बात, लेकिन सर इसमें ये इशू मेरा होता है कि हमें जो फील होता है लाइक ले पर्सन, बिकॉज पॉडकास्ट भी एमेच्योर प्रोडक्शन है, इट्स नॉट लाइक अ प्रोफेशनल प्रोडक्शन। हम दफ्तर में काम करते हैं, बाकी हमारी मुलाजमत है, हमने पैसे कमाने हैं, माश चलानी है, इससे तो नहीं चलता। तो ये एक साइड गिग आप जो भी आप इसको कह लें, तो इस सब के अंदर जैसे एक महसूस होता है कि जो क्रिटिकल मैस है आवाज़ों का वो नहीं अचीव होता, बिकॉज सम पीपल चूज़ टू कोऑपरेट विद द मशीन। और उसके अंदर एक जैसे डबल गुस्सा आता है तर्जुमानों पे, या जो लोग चीयर रीडिंग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये भी याद है कि पिछले 2.5 सालों में लोगों ने आके ये कहना शुरू कर दिया बॉयकॉट मत करो, कि भाई खुदा ना खास्ता कहीं ये जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो कंपनियों का यहाँ बंद ना हो जाए, या हमारी वीज़े ना लगना बंद हो जाएं, या कोई मुलाजमतें लोगों की ख़त्म ना हो जाएं, या जैसे वो इकनॉमिक्स नहीं समझते। मुझे ये लगा कितने मासूम है कि पैसे जो है वो मुल्क के अंदर ही घूमते हैं, वो बाहर से आए भी नहीं, हम ही वो बोतलें चिप्स खाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो कहीं और मुंतकिल हो जाएंगे। और आज वो 10वीं ब्रांड आ गई और वो चीज़ें आ गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है दैट इज़ हाउ द मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करती है। ये बड़ी बेसिक सी इकोनॉमिक्स थी। लेकिन वो जो एक एटीट्यूड था जो उसके अंदर जो चोर छुपा हुआ था कि भाई वो 67 वाला बॉर्डर क्यों नहीं मान लेते, वो 48 वाला क्यों नहीं मान लिया था, तो तब क्यों नहीं किया था, जैसे वो कवर रन करने वाली जो फीलिंग है, वो फिर वो गुस्सा सारा जो बड़ों के लिए होता है कि आप क्या फैसले कर रहे हैं, वो नज़ला अनफॉर्चुनेट बात है, बट सर नेचुरल है कि उन भी उतरता है कि भाई तुम क्यों इतने, तुम्हें किसने बीच में चमचा बनाया कि आप आके जो हैं वो आके ये बात इसकी वजाहत कर दें कि ज़रा वो ये देखिए ये मामला ज़रा फ़लस्तीन के मामले में। मैं मिसाल देता हूँ, बॉयकॉटिंग के मामले में हमने बहुत, मैं मिसाल देता हूँ सर, बॉयकॉटिंग के मामले में हमने बहुत शोर मचाया हमारे प्लेटफॉर्म ने, बड़ी कोशिश की हमने, जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे लेफ्ट राइट जो भी आता था हम कहते थे यार हम चला देंगे तुम्हारी वीडियो, आ जाओ बस हम मदद करो हमारी। अच्छा भला काम लगा, जितनी अकल थी समझ थी हमने कर दिया। उसके अंदर कभी भी हमने एज अ पॉलिसी प्लेटफॉर्म पे किसी का मजाक नहीं उड़ाया बॉयकॉट ना करने पे, कि यार ये एक सेलिब्रिटी फलाना जो है ऐड कर रहा है, हमने कहा यार ये सब नहीं करना कि कॉल आउट करो, तुमने किसी का ऐड कर दिया, तुमने कोका को कर दिया, जो मर्जी जो करने दो। सिर्फ जवाब तब दिए जब किसी ने आके बढ़ के दिफा किया कि नहीं 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 देखो ये नहीं करना, बॉयकॉट नहीं करना, सिर्फ तब जाके उस पर वो किया। तो लीवे और ग्रेस जो है कॉमन ग्राउंड वाली वो तो देनी है। कई ऐसे दोस्त प्यारे हैं जिनसे मैं बहुत सी चीज़ों में इतफाक करता हूँ, बट मिसाल के तौर पर वो बॉयकॉट पर नहीं इतफाक करते, बट वो आके एक ढिठाई के साथ जैसे वो उसका उस पूरे कॉन्स्ट्रक्ट का उस पूरी जो मशीन है पीछे मगरबी इकोनॉमी की, उसका दिफा करने नहीं बैठ जाते। तो फिर वो कॉमन ग्राउंड इंसानों वाला बनता भी है सर। लेकिन जब वो बैठ के मतलब एक फेस्टिवल्स में, अदारों में, मीडिया पे आके, मजहबी मंचों पे आके बैठ के इतनी बड़ी तकरीरें रिकॉर्ड कर देते हैं कि नहीं देखो यार लोगों की नौकरियों को क्या, या फलानी चीज़ का क्या, या फलानी चीज़ का क्या, तो फिर सर गुस्सा चढ़ता है कि यार मतलब उस पॉइंट पे गुस्सा चढ़ा गया ना। मगर पाकिस्तान के अंदर एक मसला नहीं है ना, और भी मसले हैं। मैंने आपसे कहा हर मसले के ऊपर हर बंदा आपका हम आवाज नहीं होगा, आपको अलग अलग इश्यूज के ऊपर जो है लोगों को ढूंढना पड़ेगा कॉमन ग्राउंड के साथ। कुछ लोग आपको नजर आ जाएंगे वक्त के साथ कि वो जद्दी पुश्ती जो है इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, तो उनसे तो एंगेज करने का फायदा नहीं है। आपको कुछ लोग ये भी नजर आ जाएंगे कि वो खामखा किसी सर्कल या ग्रुप या आउटलेट की वजह से रेलेवेंट बने हुए, वैसे उनकी कोई रेलेवेंस है नहीं, उस मखसूस
ऑडियंस के अलावा उनको ना कोई देखता है ना कोई सुनता है, इसलिए अपने आप को ना करें। ये जो आप जिस तरह आप एक व्यू लेके चल रहे हैं, मैं शायद कल को किसी और पॉडकास्ट में बैठा हूं तो वो जुमले इशारों के अंदर आपकी किसी बात को लेके हाईलाइट कर रहे हैं और आपके व्यू से ना एग्री करते हैं और बोलते हो कि जी बड़ा राइट लीनिंग है या फलाना है धमाका या कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, जो भी बोलना चाहें आपके बारे में, ठीक है। बट मैं इन चीजों के अंदर एंगेज नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बाकियों को भी बावर कराऊं कि आप अपनी लड़ाई जब पहचाने तो अपने मुखालिफ की शनाख्त क्लियरली कर लीजिए। ये लेफ्ट राइट सेंटर के लोगों से लड़के जिसमें आपकी ट्रोलिंग होती है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में ट्रोलिंग क्यों की गई? ताकि आप जिनसे लड़ने निकले उनको छोड़ के ट्रोल्स का जवाब देने बैठ जाएं और इनसे ऑब्सेस होकर बैठ जाए और इनसे डिप्रेस होकर बैठ जाएं कि जो लोग मुझे रैंडम अनोनिमस अकाउंट से गालियां दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। मैं तो पलट के अगर मुझसे कोई तमीज से बात ना करे या कोई गाली दे के बात करे तो मैं तो कभी जरूरी भी नहीं समझता उनको एंगेज करना। कोई बहुत ही तमीज या तहजीब से मुझे मुखातिब करके अगर कोई तनकीद करता है तो मैं बिल्कुल उसका लंबा लंबा जवाब भी देता हूँ, जिस पर अक्सर लोग मुझे कहते हैं व्हाई आर यू रिप्लाइंग टू नोबडी। तो मैं कहता हूँ इसलिए बिकॉज उसने बड़े तमीज से मुझ पर क्रिटिक किया, मुझे ये बात इसकी अच्छी लगी कि ही इज अ समबडी, नोबडी तो नहीं है। नोबडी होता तो गाली दे के बात करता। तो अगेन ये चीजें हैं आपके अपने गिले शिकवे अपनी जगह पे, बट हम लोग 24 करोड़ जो है ना, इसका हल ना आपके हाथ पे ना मेरे हाथ में, इज्तिमाई हम सबके हाथ में, हम सबने मिलकर अपनी तकदीर लिखनी है। और इसका अगर फेलियर भी जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं है, यानी कि बाकी एनालिस्ट सोसाइटी के, बाकी सोशल कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, पॉडकास्ट करने वाले या एक्टिविस्ट, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं है। ये अपनी अपनी जात के अंदर अपनी अपनी न्यूसेंस वैल्यू के मुताबिक जो है वो एक बात कर रहे हैं, जितना उनको लोग सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना कर रहे हैं। असल इम्तिहान उन्हीं का है जो अरबाब इख्तियार है, असल इम्तिहान उन्हीं का है जो उन इदारों को हेड कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो है कंप्लीट मिलिट्री का कंट्रोल है, तो जो मिलिट्री इदारों को हेड कर रहे हैं उनके ऊपर सारा ओनस गिरता है मुल्क की परफॉर्मेंस का, मुल्क की कारकर्दगी का, मुल्क के अंदर इस वक्त जो भी आप नई रवायतें और रविश लेके आ रहे हैं। और ये अब आप मुझे बताइए ना, जब मैं और आप एक लम्हे के लिए भी इस बारे में कंफ्यूज नहीं है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये रिवर्स हो जाएगा, जितनी सर्टेनिटी से वो सजाएं दे रहे हैं, जितनी सर्टेनिटी के साथ और शद्दो मत के साथ वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा हम क्रिस्टल क्लियर हैं अपने माइंड में कि ये सब रिवर्स हो जाएगा। तो जीत तो कोई नहीं रहा ना, जीत तो कोई नहीं रहा, जीत तो कोई नहीं रहा, ठीक है। बट वो गेम तो लूप में खेली जा रही है। हाँ, बस लूप में खेली जा रही है, वो एक लूप है, वो एक अरसा थोड़ा सा चलेगा, लोग थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठ जाएंगे, फिर बोलना शुरू कर देंगे। उनका जो असल ऑब्जेक्टिव है कि हम पॉपुलैरिटी में इसको कन्वर्ट कर लें, हम एक पॉलिटिकल उससे लोगों की सोच से जो है ना पीटीआई को मिटा दें, और ये जो नई पार्टियां हैं इन्हीं के अंदर से जो है नई लीडरशिप ला के इसी को नया नॉर्मल बना दें। इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि इनकी डेथ हो चुकी है जी। इस आज से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकल फ्यूडम्स पे रिलाई करने की जरूरत पड़ी है ना पीपल्स पार्टी को पिछले 15 साल में, तो वो आज है ना। बेनजीर की वापसी पे पड़ी थी तब भी पॉपुलर थे, बेनजीर की शहादत के बाद तो पूरा मुल्क एक सिंपैथी में उनके साथ निकल आया था, ठीक है। उसके बाद भी पंजाब में केपी में कुछ इनकी परफॉर्मेंस थी 2013 के इलेक्शन के अंदर। अब ये सोलली अपने फ्यूडल सेटअप के ऊपर रिलाई कर सकते हैं और कुछ रिलाई करने को इनके पास नहीं है। और नून लीग जो है जिस हद तक जितना बेच सकती है ये मंजन कि यार हम एडमिनिस्ट्रेटर्स बेहतर हैं, हम बेहतर हैं, और बहुत हद तक पंजाब के अंदर अर्बन सेंटर्स के अंदर आवाम की बात कहती भी है कि यार वैसे डिलीवरी तो बहुत बेहतर है मरीम नवाज की, जो कि बुज़दार ऐसा बड़ा तोहफा दिया था खान साहब ने, तो वो अपने उस नैरेटिव पे ऊपर लेके चल रहे हैं, वो उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। वो उनको पता है कि कोई बड़ी भड़के मार के ना, कोई बड़ा सियासी नैरेटिव बना के, कोई बहुत ही ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स करके या एस्टैब्लिशमेंट को दान दिखा के हमें वो इतना गुदा ही नहीं है कि हम वो जंग सस्टेन कर सकें, तो उस तरह से हमने वोटर को विन ओवर भी नहीं करना, ठीक है। बट ये भी वो दोनों पार्टीज जानती हैं कि जो रोमांस है आइडियोलॉजी के साथ और आइडियलिज्म के साथ जो पीटीआई आपको देती है, जो गरूर की फीलिंग आपको पीटीआई देती है, वो ट्रम्प कर जाता है जब इलेक्शन का दिन आता है किसी भी डेवलपमेंट को, या शायद ये जो फ्यूडल्स के ऊपर रिलायंस है इसको भी कल को ट्रम्प कर सकता है। तो इसलिए इस रोमांस को हमने खत्म करना है, इसको दबाना है, इसको मेमोरी से निकालना है। और फिर ऑफकोर्स उनको भी ये पता है कि वो जो जेल के अंदर बैठा है उसने कौन सा आके नेल्सन मंडेला की तरह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन करनी है और सबको माफ कर देना है। उनको ये भी खतरा है अपने मुस्तकबिल की जेलों से और मुस्तकबिल के ट्रायल से, जो कि ये साइकिल फिर रिपीट होगा। आप और मैं बैठे होंगे और शायद किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी वाले के हक में बात कर रहे होंगे जब खान साहब हुकूमत में होंगे और वो जेलों के अंदर होंगे, और हम बोलेंगे उनका ट्रायल बड़े गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है। ना करे तो साइकिल रिपीट करे। हम तो नहीं, हम तो सर कभी कभी तो मुझे लगता है क्योंकि साइकिल ऐसे है कि वो जो पुरानी रवायत थी ना, वो गांव में औरतें होती थी, किसी की यहाँ मैयत होती थी तो उनको पैसे देके बुलाया जाता था, उनका खास काम होता था बैंड डालना और रोना, बैन करना जी। हम तो वो हैं, हम तो बैन करने वाली हैं।
हम तो बस हर एक की कभी इसकी मैयत कभी उसकी मैयत, ये एक दूसरे को ही मारते रहते हैं और हम इनका गम करते रहते हैं। कभी कोई मजलूम बन जाता है, कभी कोई जालिम बन जाता है। यही यही आसमा जहांगीर कन्वेंशन के अंदर नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। कितने साल पहले की बात है, 5-6 साल ही हुए हैं ना। जी, नॉट टू लॉन्ग। इंटरनेट बंद कर दिया था आपने, हॉल का डिस्कनेक्ट कर दिया था कि इमरान खान की तकरीर ना हो सके और नवाज शरीफ की तकरीर ना हो सके आसमा जहांगीर की कन्वेंशन में। आज अब इमरान खान का नाम कोई नशर नहीं कर सकते। तो कितना दहाइयां गुजर गई इस चेंज को आने में। नहीं 4-5 साल का वक्त लगला। 3-4 साल 5 साल बाद और जो है इन्हीं मरियम नवाज साहबा को कोई नाम नहीं ले सकेगा, कोई बिलावल का नाम नहीं ले सकेगा। ये नैब के चक्कर काट रहे होंगे, हम बैठ के फिर बैन डाल रहे होंगे। व्हाट इफ वी स्टॉप केयरिंग, व्हाट इफ अवाम पार्टिसिपेट करना बंद कर दे? ये ज्ञान डालते रहेंगे, हम बैन डालते रहेंगे। आई थिंक पॉडकास्ट का एपिसोड का नाम हमें पता लग गया है। ये एंड डालते रहेंगे, हम बैंड डालते रहेंगे। सर लाइक व्हाट इफ अवाम, जो कि मगरबी दुनिया में हमने देखा है कि अवाम डिस्कनेक्ट होके देव स्टॉप्ड केयरिंग, वो पार्टिसिपेट, साइलेंट क्विटिंग का जो तस्वर है, वो जो एक आर्टिकल भी मशहूर हुआ था एक नौजवान का, मुझे वो याद नहीं आ रहा उनका नाम जनाब का, निजामानी साहब निजामानी साहब जो है वो आर्टिकल बहुत ही सतही लेवल की गुफ्तगू थी। पता नहीं उसको इतना उन्होंने हवा क्यों बना दिया, लेकिन चले उसको भी अगर ले लें और डायसेक्ट कर लें तो एक क्वाइट क्विटिंग जो है इमिग्रेशन की शक्ल में, वो एक सिंपली एक रैंट थी। हाँ, जिसने आर्टिकल लिखा उसने भी क्लेम नहीं किया कि मैंने कोई बहुत ही डीप डाइव मारा है। उसने सिंपली, होता है ना वेयरिंग योर इमोशंस ऑन योर स्लीव वाली बात, जी भड़ास निकाली मैं इस वक्त, हाँ मैं इस वक्त का, और कभी कभी लोग ये सोच रहे थे कि मैंने भी जो ये तकरीर की है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, मैंने दोबारा जाके सुना कि मैंने ऐसी क्या बात की थी जो लोग मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हैं। मैंने बड़ी सतही बात की है, कोई बहुत मैंने डीप डाइव नहीं किया। बट कभी कभी ये होता है कि अवाम जो है ना कथारसिस चाह रही होती है। मुझे लोगों ने ये बोला यार कि आपने हमारे दिल की बात कर दी, हम ये बड़े दिनों से इन्हीं अल्फाज में इन्हीं खुले तरीके से लहजे से कहना चाह रहे थे, आपने ये कह दिया। ठीक है, तो कभी कभी आप ये कथारसिस ही दे सकते हैं। और अक्सर ये जो मोबिलिटी होती है या लोग इकट्ठे होते हैं और बाहर निकलते हैं, वो इसी कथारसिस के इर्द गिर्द निकलते हैं, वो इसी से दोबारा इग्नाइट भी होते हैं। इसका खतरा पता है रियासत को, इसलिए ये इसके ऊपर इतना क्रैकडाउन करती है। या अगर उनको किसी का कोई पीस पढ़ के लगता है यार कि ये बंदा जो है ना हमारे लिए लाइट लेके खड़ा हो सकता है और ये आर्टिकुलेट कर सकता है हमारे, आधे से ज्यादा जो लीडर्स हैं वो विजनरी नहीं है सिर्फ, वो अच्छे आर्टिकुलेटर्स भी हैं। जो कौम की उमंगों को अच्छा आर्टिकुलेट कर सके वो भी लीडर बन सकता है। बेशक उसके पास अपना कोई बहुत बड़ा ग्रैंड विजन ना हो, एक बेहतर टुमारो का या प्लान भी ना हो, वो आर्टिकुलेशन की बेसिस के ऊपर जो है ना वो बन जाता है लीडर। तो कहीं भी उनको लगता है कि भाई ये आर्टिकल वायरल हो गया, तो उस बेचारे लड़के से, नौजवान से, उसकी फैमिली से, जो कि उनके वालिदैन भी अदाकार और अदाकारा हैं, उनका भी बड़ा नाम है, फजीला काजी साहब और कैसर निजामानी साहब, उनसे जो है उन्होंने इतनी तो क्लैरिफिकेशंस लिखवाई कि जी मेरे बेटे का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, या ये नहीं है या वो नहीं है। और वो लड़का भी जो है बैठ के वीडियो बना रहा है कि जी ये नहीं, चूंकि एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया होगा ना कि तुम्हें लीडर बनने का शौक है तो आओ चुप के तुम्हें भी जेल में डालते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे यहाँ जब इतना बड़ा वैक्यूम होता है तो अक्सर लोग जो है ना इसी तरीके से अपना कोई रहनुमा चुन रहे होते हैं जो वायरल चला जाए, और फिर उसको मैसेज करना शुरू कर देते हैं, सर हाउ कैन वी ज्वाइन यू, व्हाई डोंट यू कम। हाँ, एक आपकी वीडियो वायरल जाती है, 26 व्हाट आपको कैंपसेस मैसेज कर देते हैं कि सर हमारी सोसाइटी का इवेंट हो रहा है, वी वांट टू इनवाइट यू एज चीफ गेस्ट। और एंड में उनसे अगर पूछो कि भाईजान मुझे क्यों बुला रहे हो, क्या पता है मेरे बारे में, तो मेजोरिटी ने सिर्फ वो वीडियो ही देखी होती है, आपको वैसे पता नहीं होता कि आप करते क्या है। नहीं तो इसलिए इस मुल्क में जो है ना, इसलिए इस मुल्क में फ्रॉडिये भी बहुत कामयाब है और ज्यादा कामयाब है। कुछ तो आपकी पॉडकास्ट से बड़े कामयाब हुए हैं। तो ठीक है, नहीं सर, आप हम नहीं, लोग हमें प्लेटफॉर्म करते हैं सर, ये ना करें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना सर, मैं हूँ। ठीक है, चले, आपका प्यार है। हाँ, कहने का मकसद हमारा ये जो ना सिंपल प्रिटेंड करना और उसको ओन ना करना, ठीक है, और सिर्फ प्रिटेंड करना कि जी मैं आपको ये दे रहा हूँ। और हम लोग इतने तरसे हुए भी हैं कोई नई बात के, कोई सच्ची बात के, कि वाकई में कोई अगर हमें आके सोल्यूशन ऑफर करता है, हम उसको फौरन अपने मसले का हल बना के बैठ जाते हैं और सवार कर लेते हैं। तो all else shall fade but the gift shall remain, ये जिब्रान नासिर का पैगाम है आज। मेरा आखिरी पैगाम ये है भाईजान, मेरा आखिरी पैगाम सिर्फ आपको ये है, मैं जो बातें करता हूं या कोई बातें अभी कही हैं या मुस्तकबिल में करूंगा, उसके नतीजे में अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर होती है तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे लिए वो कोई परेशानी का बायस नहीं है।
कोई गिरफ्तारी होती है तो वो भी परेशानी का बायस नहीं है, और कोई सजा होती है तो वो भी परेशानी का बायस नहीं है। जरा भी ना डर है, ना खौफ है, ना परेशानी है, या रात को जो है वो नींद नहीं आ रही है सोच के कि कल को क्या होगा और कितने शहरों में कितने पर्चे हो जाएंगे। क्योंकि यही असल उनकी विक्ट्री है कि अगर आप इस परेशानी में और इस खौफ में अपने आप को शिकार कर लें। तो वाहिद जो पैगाम मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट से आपकी ऑडियंस के लिए, कि आपने मुस्कुराते हुए इन चीजों को एक्सेप्ट करना है, इसको एक एडवेंचर की तरह लें। समझे कि आप इसी गेम के अंदर, और ये गेम हो रहा है बिकॉज गेम की तरह ही मुल्क चलाया जा रहा है, तो एक एडवेंचर है। आपको कुछ दिनों के लिए स्काल कोठरी में बंद कर दिया, आपको यूं उठा के आए 10 लोग लेके चले गए, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं ना, रियल लाइफ एडवेंचर्स दिखा रहे होते हैं। इसको उसी तरीके से लीजिए, अपने असाब पे इतना सवार ना करें। ये जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं, ये आपके असाब पे सवार होना चाहते हैं। दे मे हैव कॉन्कर्ड इंस्टीट्यूशंस, डोंट लेट देम कॉन्कर योर हार्ट्स एंड माइंड्स। अपना दिल और दिमाग आजाद रखें, ठीक है, उसको सरेंडर मत करें। बहुत खूबसूरत जिब्रान नाज़िर साहब ने बताया कि वो नहीं डरते, ये उन्हीं के बारे में एक्सक्लूसिव है, ये किसी और पर इस कॉन्वर्सेशन में ना अप्लाई हुए, ना मेरे पे ना कैमरा मैन पे। हम बहुत डरते हैं। तो जिब्रान भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा पैगाम था, और लोग यहाँ डालते रहेंगे, हम बैंड डालते रहेंगे। जिब्रान भाई बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। सही, माशाल्लाह।